अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर रिजवान और आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स फेडरल बोर्ड के एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करेंगे, जिसके लिए मैंने टाइटल टाइप्स ऑफ फंक्शन चूज़ किया है। बाय द वे, ये एक्सरसाइज 1.3 एक्चुअली लॉग फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रिलेटेड है, बट मैं इंट्रो में टाइप्स ऑफ फंक्शंस को डिटेल में डिस्कस करूंगा। फंक्शंस को टू मेजर क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट क्लास अलजेब्राइक फंक्शन है एंड अलजेब्राइक फंक्शन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, दोज फंक्शन दैट इन्वॉल्व ओनली अलजेब्राइक ऑपरेशन। सो ऐसे फंक्शन जिसमें जस्ट अलजेब्राइक ऑपरेशन इन्वॉल्व हो उन्हें आप अलजेब्राइक फंक्शन बोल सकते हैं। नाम से क्लियर हो रहा है जी। अलजेब्राइक ऑपरेशन से हमारा मतलब ये है कि आपके पास एडिशन का ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड देन एक्सपोनेंशिएशन, जिसमें आप एक्चुअली पावर ले रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल 1/2 या पावर 3 ले सकते हैं, या इवन नेगेटिव पावर्स भी आप ले सकते हैं। सो हम लेमन डेफिनेशन में अलजेब्राइक फंक्शन उस फंक्शन को बोलेंगे जिसमें आप कांस्टेंट एंड देन वेरिएबल में ये कोई सा भी ऑपरेशन अप्लाई करके आप एक फंक्शन डिफाइन करें। इसकी बेसिक एग्जांपल पावर फंक्शन हो सकती है, जहाँ पे आप एक्चुअली सिंपली क्या कर रहे होते हैं, इन फंक्शन में वेरिएबल की कोई कांस्टेंट पावर ले रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल 2, या आप इसकी पावर 3 ले सकते हैं, या 4/5, या कोई भी इस तरह का नंबर ले सकते हैं। सो ये पावर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें देख लें आपने वेरिएबल की एक्सपोनेंट लिया हुआ है। सो आप इस बेस पे कह सकते हैं कि ये एक्चुअली अलजेब्राइक फंक्शन है। अलजेब्राइक फंक्शन की सेकंड एग्जांपल पॉलिनोमियल्स है। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पॉलिनोमियल्स को आप कैसे डिफाइन करते हैं? किसी भी डिग्री के पॉलिनोमियल को आप सिंपली p1 ऑफ x के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये पॉलिनोमियल क्या होगा, ax एंड प्लस b। यस, ये लीनियर फंक्शन है और ये 1 डिग्री का एक्चुअली पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? यहाँ पे आपके पास वेरिएबल की पावर पॉजिटिव कोई नंबर होगा एंड इसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई और ऐड हो सकते हैं। सो ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है। इसी तरह आप 2 डिग्री का पॉलिनोमियल अगर आप डिफाइन करना चाह रहे हैं, सो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होगी एंड देन साथ में इसमें 1 डिग्री की टर्म भी हो सकती है एंड ऑब्वियसली कांस्टेंट भी हो सकता है। उसे नॉर्मली आप ए, बी एंड सी के साथ रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। यस, ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है जिसे समटाइम हम क्वाड्रेटिक फंक्शन भी बोलते हैं। प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। यस, 1 डिग्री के पॉलिनोमियल को हम लीनियर फंक्शन बोलते हैं। इसी तरह से आप किसी भी डिग्री का पॉलिनोमियल डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड टाइप है अलजेब्राइक फंक्शन की, उसे हम रेशनल फंक्शन बोलते हैं जी। रेशनल फंक्शन नाम से क्लियर हो रहा है, ये एक्चुअली रेशो से बनेंगे। एंड रेशनल फंक्शन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि आप किसी भी पॉलिनोमियल को, फॉर एग्जांपल पॉलिनोमियल 1 है, आप इसे किसी और पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड कर लें तो इससे जो फंक्शन बनेंगे वो रेशनल फंक्शन होंगे। एंड ऑब्वियसली इन्हें भी हम अलजेब्राइक फंक्शन की कैटेगरी में प्लेस करेंगे। फॉर एग्जांपल x² + x + 1 एंड डिवाइडेड बाय x³ - 1। यस, ये देख लें तो ये हमारे पास रेशनल फंक्शन की एग्जांपल है, बिकॉज यहाँ पे आपके पास टॉप पे भी एक पॉलिनोमियल है सेकंड डिग्री का, और ये डिवाइड हो रहा है एक थर्ड डिग्री के पॉलिनोमियल से। एक और आप फंक्शन टाइप के डिफाइन करते हैं जिसे समटाइम रेडियल फंक्शन भी बोलते हैं। यस, रेडियल फंक्शन भी अलजेब्राइक फंक्शंस की ही टाइप है। रेडियल फंक्शन में क्या होता है, आपके पास कोई रेडियल पावर इन्वॉल्व होती है। ये पॉलिनोमियल या आप लेट से रेशनल फंक्शन पे अंडर रूट प्लेस कर लें या पावर 1/2 प्लेस कर लें, तो इस तरह के फंक्शन को समटाइम हम रेडियल फंक्शन कह रहे होते हैं। ये आप 1/2 पावर भी प्लेस कर सकते हैं या समटाइम इधर अंडर रूट भी प्लेस किया जाता है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ रेडियल फंक्शन। सो समटाइम आप इस तरह के फंक्शंस भी डिस्कस कर रहे होते हैं। यस, ये जो अभी तक हमने 4 डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस डिस्कस किए हैं, ये सभी के सभी अलजेब्राइक फंक्शंस हैं, बिकॉज आप एक्स वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स के साथ ये अलजेब्राइक ऑपरेशन करके ये फंक्शन ऑब्टेन कर रहे हैं। जैसे कि देख लें, आपके पास पावर फंक्शन में x³ था, इसी तरह पॉलिनोमियल में आपने स्पेशल टाइप के अलजेब्राइक ऑपरेशंस किए, जस्ट
नेचुरल पावर लिए एंड आपने डिवाइड किया है, इन दोनों के सम से भी कोई फंक्शन बन सकता है। यस, ये देख लें, रेडियल में यहाँ पे पावर आपके पास अंडर रूट है, 1/2 है, इवन आप 1/3 भी कंसिडर कर सकते हैं। आप इधर कोई और पावर भी कंसिडर कर सकते हैं, रेशनल पावर्स। सो ये सभी के सभी जो फंक्शंस हैं ये एक्चुअली अलजेब्राइक फंक्शंस हैं। आप इस तरह से भी कंसिडर कर सकते हैं कि आपके पास अंडर रूट में एक्स हो और इसके साथ आपके पास कोई पोलिनोमियल फंक्शन हो। यस, ये भी अलजेब्राइक फंक्शन की फॉर्म में ही लिखा जाएगा। सो ऑल दीज टाइप ऑफ फंक्शन which involve only algebraic operation and the variable and constant are called algebraic function. So transcendental function क्या होंगे? Yes, नाम देख ले, ट्रांसडेंटल फंक्शंस इन्हें बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। और ये कौन से फंक्शन होंगे? दैट आर नॉट अलजेब्राइक। ओके, दैट आर नॉट अलजेब्राइक। ओके, सो अलजेब्राइक से हट के जो बाकी के सारे फंक्शन हैं उन्हें हम ट्रांसडेंटल फंक्शन बोलते हैं। और इसकी एग्जांपल्स क्या है? फॉर एग्जांपल आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइन कर लें, मेन कांस्टेंट को बेस में रख लें, पावर में कोई वेरिएबल रख लें 2 पावर एक्स, एंड आप एक और तरह का भी फंक्शन डिफाइन करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ई पावर एक्स। या आप इसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं एक थर्ड फंक्शन जिसमें आप 10 पावर एक्स भी डिफाइन कर सकते हैं। सो यस, ये सारे के सारे जो फंक्शंस हैं जिन्हें हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। सो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन देख लें तो ये एक्चुअली ट्रांसडेंटल फंक्शन होगा। आपके माइंड में आएगा यहाँ पे भी तो आपने एक्सपोनेंट ही लिया हुआ है, बट एक्सपोनेंट में आप वेरिएबल बेस में रख रहे होते हैं, कांस्टेंट एक्सपोनेंट की बात की जा रही है। यहाँ पे एक्चुअली जो पावर ली हुई है आपने वहाँ पे वेरिएबल है। सो ऑल दीज फंक्शंस आर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, इनमें बेस कांस्टेंट है एंड पावर में वेरिएबल है। यस, ये 2 पावर एक्स ये कंप्यूटर साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन का रोल प्ले करता है, बिकॉज जितने भी बिट्स हैं या बाइट्स हैं वो 2 की पावर में होते हैं। जैसे आप रैम को देख लें, आप 16 GB की बात करते हैं, 32 GB की बात करते हैं। इसी तरह से आप हार्ड डिस्क में भी देख लें, इसी तरह से 1 GB या 2 GB या 16 GB या 8 GB, वो GBs या MBs या KBs वो सभी की सभी 2 की पावर में होते हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंप्यूटर साइंस। ओके, नेक्स्ट आपके पास 10 पावर एक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। यस, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और इसमें बेस आपने कांस्टेंट 10 फिक्स की हुई है एंड पावर एक्स में रख रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है फिजिक्स में एंड इसी तरह से आप कह सकते हैं केमिस्ट्री में। यस, बिकॉज ये फंक्शन फिजिक्स में एंड केमिस्ट्री में क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज सभी चार्जेस को एंड मैसेस को, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की जाए, मैस ऑफ अर्थ की बात की जाए या मैस ऑफ सोलर सिस्टम की बात की जाए, उसे आप 10 की पावर में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसी तरह एवोगैड्रो नंबर हो गया या आपके पास बाकी इस तरह के जो नंबर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट कांस्टेंट्स हैं, वो 10 की पावर में लिखे जाते हैं। सो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन 10 रेज़ पावर एक्स भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। नॉर्मली मिलियन, बिलियंस या ट्रिलियंस में जब भी आप बात कर रहे हो तो आप ऑब्वियसली 10 की पावर में लिख रहे होते हैं। जैसे 10 रेज़ पावर 3 एक्चुअली केजी को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसी तरह से आप बाकी नंबर्स भी डिफाइन कर सकते हैं इसी तरह से पावर्स में। एक थर्ड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि फाइनेंस में एंड मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी, और ये ई पावर एक्स है। सो ये मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब आप इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे होते हैं या आप मैथमेटिक्स में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात कर रहे होते हैं, बायो में पॉपुलेशन डायनामिक्स की बात करते हैं, सो उस केस में ये ई एक इम्पॉर्टेंट नंबर है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक नंबर है, इर्रेशनल नंबर है, जिसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 2.718 एंड सो ऑन है। सो दिस नंबर इज कॉल्ड आइलर नंबर। सो हम क्या कर रहे होते हैं कि एक्चुअली ई की पावर ले रहे होते हैं। सो ई पावर एक्स का मतलब है कि आप ई की पावर कंसिडर करें। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एक्चुअली क्या होगा? लेट्स से कोई फंक्शन है, कोई क्वांटिटी है, मैं सिंपलेस्ट एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा। सो आपके पास एक कोई क्वांटिटी है जो फर्स्ट मिनट में लेट्स से 2 थी
ओके। और इसी तरह नेक्स्ट मिनट में वो 4 हो गई है, अपने डबल हो गई है, लेट्स से जो प्रेजेंट क्वांटिटी थी उससे डबल हो गई है। सो अब 4 हो गई है एंड नेक्स्ट मिनट में वो जो प्रीवियस वैल्यू थी उससे उसके डबल हो गई है, मीन 8 हो गई है। एंड इसी तरह नेक्स्ट मिनट में वो प्रीवियस वैल्यू से फिर से डबल हो गई है, मीन 16 हो गई है। अब आप इसको अगर जनरली बात करना चाहेंगे तो आप इसको कि किसी भी टाइम पे वो क्वांटिटी क्या है आप उसे 2 पावर x की फॉर्म में लिखेंगे, बिकॉज हर लम्हे वो 2 टाइम इंक्रीज हो रही है। सो उसको लिखा जा सकता है मीन एक्सपोनेंट की फॉर्म में। इसी तरह से अगर कोई क्वांटिटी 3 टाइम इंक्रीज हो रही है सो वो 3 पावर x की फॉर्म में लिखा जाएगा। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में फर्स्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट जो इसी से लिंक्ड फंक्शन है वो लॉग फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शंस है। जी, लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या है ये भी देख लें तो ये अलजेब्राइक फंक्शंस नहीं है, बिकॉज अलजेब्राइक ऑपरेशन करके आप इन फंक्शंस को डिस्कस नहीं कर सकते। ये एक्चुअली एक्सपोनेंशियल फंक्शन के इनवर्स फंक्शन है। सो लॉग फंक्शन को मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन से इस तरह से लिंक करूंगा कि वो आपको ये तो पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन से कि 2 की पावर 4 लें तो आंसर 16 आता है। इसी तरह 2 की पावर 5 लेंगे, 5 इनपुट देंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में तो आंसर 32 आएगा। सो मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इस तरह से कह सकता हूँ कि अगर आप 2 पावर x की बात करें तो यहाँ पे जो भी आप इनपुट देते हैं वो ऑब्वियसली पावर में जाएगी। लेट्स से मैं 4 इनपुट दे रहा हूँ तो मुझे उसके अगेंस्ट 16 मिल जाएगा। सो लेट्स से अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि 2 की ऐसी क्या पावर ली जाए कि आपके पास आंसर 32 आएगा, तो इसे आंसर करने के लिए आपको लॉग फंक्शन रिक्वायर्ड होगा। मीन ये 2 खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाए कि आपके पास आंसर 32 आएगा। सो आपको इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए एक्चुअली लॉग फंक्शन रिक्वायर्ड होगा। जी, लॉग फंक्शन कैसे वर्क करेगा देख लें। मैं लॉग फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ ही हम करके हमेशा डिस्कस करते हैं। और लॉग फंक्शन कैसे वर्क करता है, इफ़ y इक्वल टू 2 पावर x, सो अगर आप इसमें से x लिखना चाहें ये जो पावर में है तो आप इसको लिखेंगे दिस थिंग इज इक्वल टू लॉग ऑफ y, ये जो लेफ्ट साइड पे है लॉग ऑफ y, और बेस में ये एक्चुअली 2 आ जाएगा जो यहाँ पे बेस में 2 है। सो लॉग फंक्शन एक्चुअली इनवर्स फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के। सो यहाँ पे देख ले, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आपके पास डिफरेंट बेसिस हो सकती है, लॉग फंक्शन में भी डिफरेंट बेसिस हो सकती हैं। जैसे ये देख लें 2 पावर x का इनवर्स फंक्शन लॉग विद बेस 2 होगा। इसी तरह से अगर लेट से आप e पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन कंसिडर करते हैं तो इसका इनवर्स फंक्शन लॉग विद बेस e होगा। ओके, और जिसे समटाइम हम ln करके लिखते हैं, इसके लिए एक स्पेशल नोटेशन है, आप उसकी जगह पे ln लिख देते हैं और इसे आप नेचुरल लॉग रीड करते हैं। सो यस, दिस इज एक्चुअली नेचुरल लॉग। और अगर आप y इक्वल टू 10 पावर x कंसिडर करेंगे सो इसका इनवर्स फंक्शन जो होगा, जो कि एक्चुअली मुझे यहाँ से पावर बताएगा, वो एक्चुअली लॉग विद बेस 10 होगा। ओके, एंड सम टाइम इस बेस 10 को भी अंडरस्टूड होता है, नहीं लिखते, सिंपली LOG लिख लेते हैं। यस, LOG अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है बेस 10 है और इसे नॉर्मली हम कॉमन लॉग बोल रहे होते हैं। सो यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉग फंक्शन इनवर्स हैं एक दूसरे के, और हर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के करस्पॉन्डिंग आपको एक लॉग फंक्शन मिलता है। जो भी यहाँ बेस में होगा वो लॉग की बेस में आ जाता है। इसी तरह से आप अगर जर्नल लॉग फंक्शन को लिख रहे होंगे y इक्वल टू a पावर x वेयर a इज एनी जर्नल कांस्टेंट, सो आप इसका इनवर्स फंक्शन लिख रहे हो तो आप इसे लिखते हैं x इक्वल टू लॉग ऑफ a एंड देन x। ये जो इधर बेस में होता है वो एग्जैक्टली इसके नीचे करके लिख रहे होते हैं। ये जस्ट नोटेशन होती है कि ये एक्चुअली विद बेस a लॉग है, ये डिफरेंट लॉग है विद बेस 10 से।
सो आप इस तरह से थोड़ा सा नीचे करके इसको लिख रहे होते हैं। ये फंक्शन अप्लाई जस्ट एक्स पे ही होगा, ये ए जस्ट रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि ये किस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन है। सो यस, ये हमारे पास दो बेसिक ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉग फंक्शन। हमारी ये एक्सरसाइज सारी की सारी इसी पे बेस करेगी। आप ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में और फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी देखें तो वो अलजेब्राइक ऑपरेशन से नहीं मिलते। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन की एग्जांपल है, साइन एक्स, कॉस एक्स, और इसी तरह से टेंजेंट एक्स और ये बाकी के फंक्शन। इसी तरह से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि जैसे आपने लॉग फंक्शन को डिफाइन किया कि वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स होंगे। सो साइन इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स एंड बाकी के भी आप कॉज इनवर्स एक्स फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। देन एक और इम्पॉर्टेंट टाइप के ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस हैं जिन्हें हम हाइपरबोलिक फंक्शन बोलते हैं। जिस तरह से साइन, कॉज एंड टेंजेंट है, इसी तरह से साइन एच ऑफ एक्स, जिसे साइन हाइपरबोलिक रीड किया जाता है, एंड कॉज हाइपरबोलिक ऑफ एक्स एंड टेंजेंट हाइपरबोलिक ऑफ एक्स। जैसे इस पे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कभी। ये भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। एंड जैसे साइन का इनवर्स फंक्शंस हैं, इसी तरह इन हाइपरबोलिक के भी इनवर्स फंक्शन है। सो इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन जिसमें आप इनवर्स इधर एच पे प्लेस करेंगे। सो यस, दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, और बाकी भी आप डिफाइन कर सकते हैं। कुछ स्पेशल फंक्शन भी होते हैं जिनकी क्लोज फॉर्म नहीं होती, जिनको आप डिफरेंट तरह से डिफाइन करते हैं, जैसे कि बेसल फंक्शन हो गया। बेसल फंक्शन क्या है आप आगे की एडवांस क्लासेस में बीएस वगैरह में आप डिस्कस करेंगे। एरर फंक्शन आप कह सकते हैं, जो कि ज़रा डिफरेंट तरह से डिफाइन होते हैं, उनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सो उनको भी आप कंसिडर करते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में। सो ये कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमें पता होनी चाहिए फंक्शंस के रिलेटेड। अब हमारी सारी की सारी एक्सरसाइज जो है वो एक्चुअली लॉग फंक्शन पे बेस्ड है। सो लॉग फंक्शन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं जस्ट लॉग फंक्शन को एक बार वाइंड अप कर लेता हूँ और लॉग फंक्शन की इंपॉर्टेंस बताता हूँ कि लॉग फंक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्चुअली क्या बताता है? सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन वर्सेस लॉग फंक्शन, आप इस तरह से कह सकते हैं। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्चुअली आपको क्या बताता है? y इक्वल टू लेट्स से 2 पावर x। सो यहाँ पे आप कोई भी x इनपुट देंगे तो आपको उसके करस्पॉन्डिंग नंबर मिल जाएगा। सो ये एक मशीन की तरह से वर्क करेगा। सो आप इसमें कोई x इनपुट देंगे, फॉर एग्जांपल 4 देते हैं, तो ये आपको इसके करस्पॉन्डिंग 16 आउटपुट दे देगा। ये तो बहुत सिंपल है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाए, हाउ मेनी टाइम्स वी मल्टीप्लाई, कि सच डैट आपके पास आंसर 32 आ जाए। सो इसको आंसर करने के लिए आप लॉग फंक्शन डिफाइन करेंगे, और आप ये एक्चुअली क्या करेंगे, आप इसमें इस तरह से लिखेंगे कि लेट्स से 2 पावर x इज इक्वल टू 32। ओके, अब वो x अगर आपने फाइंड करना है कि वो x क्या होगा, सो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ इधर लॉग ले लेंगे। सो यहाँ पे इस साइड पे भी मैं लॉग ले लूँगा। सो लॉग ऑफ 2 पावर x, और यहाँ पे भी लॉग ले लिया जाएगा। सो लॉग ऑफ 32, एंड लॉग किस बेस का लेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख लें बेस 2 है, सो हम यहाँ पे बेस 2 का लॉग लेंगे। इसी तरह से इस साइड पे भी बेस 2 का लॉग लिया जाएगा। अब नेक्स्ट आप इसी चीज़ का आंसर करना चाह रहे थे कि आप कितनी बार 2 को मल्टीप्लाई करें कि आंसर 32 आए। सो लॉग की प्रॉपर्टी ये है कि ये जो पावर है ये नीचे आ जाती है। आप लॉग को यूज़ करते हुए पावर को नीचे शिफ्ट कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एप्लीकेशन है कि जब भी आपके पास पावर में कोई अननोन क्वांटिटी हो, आप उसको फाइंड करना चाह रहे हो, तो आप सिंपली लॉग अप्लाई करके उसको नीचे शिफ्ट कर सकते हैं। सो x नीचे आ जाएगा, और देन यहाँ पे आपके पास लेफ्ट साइड पे क्या बचेगा, लॉग ऑफ 2 विद बेस 2। यस, ये देख लें, ये 2 एंड बेस में ये 2 आ जाएगा। सो यस, लेफ्ट साइड पे इसी तरह से एक्चुअली लॉग फंक्शन आ जाएगा।
सो log ऑफ 2 ऑफ 32। अब यहाँ पे राइट साइड पे इसी तरह से आप इसको दोबारा से प्लेस कर देंगे एंड लेफ्ट साइड पे देख लें तो जिस भी नंबर पे अप्लाई कर रहे हैं अगर बेस में वही नंबर है तो ये हमेशा 1 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। जैसे देख लें log ऑफ e विद बेस ई अगर कैलकुलेट करते हैं, जैसे समटाइम नेचुरल log ऑफ ई भी लिख रहे होते हैं, सो ये 1 के इक्वल होगा। इसी तरह से log ऑफ 10 विद बेस 10 कैलकुलेट करेंगे तो वो भी 1 होगा। जैसे log ऑफ 2 विद बेस 2 करेंगे तो वो भी 1 होगा। सो x आपको मिल जाएगा वो कितनी पावर होनी चाहिए कि सच डैट आपको 32 आंसर मिले। और आप कैलकुलेटर से ये कैलकुलेट कर सकते हैं। लॉग फंक्शन एक्चुअली इसीलिए यूज़ होता है, तो वो 5 पावर होनी चाहिए। मीन आप एक्चुअली 5 टाइम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअली 32 आंसर मिलेगा। सो लॉग फंक्शन की ये इंपॉर्टेंस है। लॉग फंक्शन हम इसलिए डिफाइन कर रहे होते हैं। सो यस, अब मैं एक्सरसाइज को देख लेता हूँ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 की सिचुएशन क्या है। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसे कॉम्पैक्ट डिस्क बोला जा रहा है। ओके, ये कोई भी और ऑब्जेक्ट हो सकता है। सो इसकी परचेजिंग की जा रही है और परचेजिंग हर साल एक्चुअली एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रही है। एंड उस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो फंक्शन है वो गिवन है हमें खुद से स्टेटमेंट में ही, और हमने एक्चुअली क्वेश्चन से अंडरस्टैंड करना है कि हमारे पास सिचुएशन क्या है और हमने एक्चुअली क्या फाइंड करना है। सो मैं स्टेटमेंट को रीड करता हूँ। द नंबर ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क n, ओके, n से रिप्रेजेंट की जा रहे हैं वो नंबर ऑफ डिस्क, और इसका यूनिट मिलियन है। परचेज्ड ईच ईयर इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली इज गिवन बाय दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। किस बेस पे मैं इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोल रहा हूँ? बहुत सिंपल है। यहाँ पे हमारे पास बेस में कांस्टेंट है और पावर में वेरिएबल है। सो जब भी इस तरह की सिचुएशन हो, हमारे पास बेस कांस्टेंट हो एंड पावर में वेरिएबल हो, सो हम इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। ओके, और यहाँ पे ये इस नंबर की टेंशन नहीं लेनी, ये जस्ट साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एक कांस्टेंट। जैसे देख लें 2 पावर x हो, इसके साथ कोई नंबर कांस्टेंट 3 मल्टीप्लाई हो रहा हो, ये उसी तरह से रोल प्ले कर रहा है। सो अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? वेयर t इक्वल टू 0 करस्पॉन्ड टू 2024। सो t इक्वल टू 0 जब आपने एक्चुअली स्टडी स्टार्ट की है, t 0 हमेशा उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा जब आप कोई भी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर रहे हैं या कोई स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे समटाइम इनिशियली भी बोला जाता है। t0 का मतलब है कि जब आपने इनिशियल असेसमेंट की है या इनिशियल स्टडी है, वो एक्चुअली 2024 में कंडक्ट की जा रही है। एंड t1 का मतलब नेक्स्ट ईयर है। सो t यहाँ पे ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो t2 का मतलब होगा 2026 एंड सो ऑन। यहाँ पे मेंशन भी है t being the number of years after 2024। सो क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? यहाँ पे आपसे 2 पार्ट्स पूछे जा रहे हैं। सो ए पार्ट की स्टेटमेंट देख लें। आफ्टर व्हाट अमाउंट ऑफ टाइम, मीन कितने साल बाद, 1 बिलियन कॉम्पैक्ट डिस्क बी सोल्ड इन अ ईयर। सो अब आप ने ये बताना है कि हर साल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है आपकी, हर साल जो डिस्क्स हैं वो ज़्यादा सेल हो रही हैं। 1 बिलियन का एक टारगेट कब अचीव होगा, आप इस तरह से कह सकते हैं। जो नहीं है डिस्क हो, ये कोई भी और कंपनी हो सकती है, लेट्स से कोई टी शर्ट्स हो सकती हैं या कोई और प्रोडक्ट हो सकती है, मोबाइल फ़ोन हो सकते हैं, या इसी तरह से आप कोई भी और ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं। सो एक तो पार्ट यही आपने आंसर करना है। सेकंड पार्ट में क्या है? व्हाट इज डबलिंग टाइम ऑन द स्केल ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क। सो वो टाइम कब अचीव होगा? डबलिंग टाइम का ये मतलब होगा कि जब आपकी जो डिस्क हैं वो इनिशियल टाइम से डबल हो जाए। लेट्स से आज आप 10 मिलियन सेल कर रहे हैं, सो 20 मिलियन एक्चुअली कब सेल होंगी, उसे डबलिंग टाइम आप कह सकते हैं। सो यस, आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्रोथ का फंक्शन है। सो अब हम देखते हैं कि इसको डील कैसे करना है। सो मैं इस फंक्शन को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा एंड देन
हम देखेंगे कि एक्चुअली इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सो एन ऑफ टी के साथ हमने डिपेंडेंट वेरिएबल को रिप्रेजेंट किया हुआ है या फंक्शन को रिप्रेजेंट किया हुआ है। 7.5 ये एक्चुअली आपके पास एक नंबर है जो कि एक्चुअली इनिशियल स्टेटस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इनटू 6 पावर 1/2t, 0.5 को मैंने 1/2 लिख लिया, आप 0.5 भी लिख लें तो कोई इशू नहीं है। यस, अब आप इसमें अगर t को 0 पुट कर लें, ओके, सो मैं t को 0 पुट करूं जो कि एक्चुअली ये 2024 के रिलेटेड होगा। सो इस फंक्शन में अगर t को 0 पुट करें सो ये इनिशियल अमाउंट को बताएगा। सो इनिशियली जो डिस्क थी वो आप इससे बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आप 7.5 लिख लेंगे ये नंबर एंड 6 की पावर 0 आ जाएगी एंड 6 पावर 0 इज 1। किसी भी नॉन ज़ीरो कांस्टेंट नंबर की पावर 0 लें तो आंसर 1 आएगा हमेशा। सो यहाँ से 7.5 आ जाएगा। सो 2025 में जो एक्चुअली डिस्क सेल हो रही थी वो एक्चुअली 7.5 मिलियंस थी। ओके, आपके माइंड में आएगा कि ये मिलियंस कहाँ से पता चला। सो देख लें, ये इसके साथ मेंशन है कि ये यूनिट इसका मिलियन है। इसी तरह 2025 में देखें, मीन 1 ईयर बाद, तो आप सिंपली यहाँ पे पुट कर लेंगे 7.5 एंड 6 एंड देन t की जगह पे 1 पुट कर लेंगे। सो पावर 1/2 आ जाएगी और आप इससे बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर 2025 में कितनी सेल हुई है। सो 6 पावर 1/2 एंड देन उसको आप 7.5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो वो 18 पॉइंट समथिंग बनता है। आप इसको चेक कर सकते हैं कि कैलकुलेटर में वो क्या नंबर आता है। आपने ये क्या बताना है कि 1 बिलियन का फिगर कब अचीव होगी। सो 1 बिलियन आपको लॉजिकली आप बिलियंस और मिलियंस में आइडिया भी होना चाहिए। 1000 मिलियन जो है वो एक्चुअली 1 बिलियन के इक्वल होते हैं। 1 बिलियन को हम अपनी पाकिस्तान में जो हम काउंटिंग करते हैं या इंडिया में भी इवन इसे 1 अरब बोलते हैं। सो 1 अरब जो है वो एक्चुअली 100 करोड़ के इक्वल है और 100 करोड़ में आप अगर मिलियंस में कन्वर्ट करें तो वो 1000 मिलियंस होते हैं। ओके, सो आप इसको बड़ी इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं बिकॉज 1 मिलियन 10 लाख का होता है। सो 10 लाख इक्वल टू 1 मिलियन एंड आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आपने एक्चुअली क्या फाइंड करना है, वो टाइम फाइंड करना है जब आपको 1 बिलियन का टारगेट अचीव हो। सो अब मैं लेफ्ट साइड पे जो फंक्शन है इसकी जगह पे 1000 लिख लूँगा। सो आपके माइंड में आएगा कि आप 1 क्यों नहीं लिख रहे बिलियन की जगह पे, बिकॉज यूनिट हमारे मिलियंस में है। सो मैं इसकी जगह पे यहाँ पे मिलियंस में ही यूनिट लिखूंगा और मिलियंस में 1 बिलियन 1000 के इक्वल होता है। राइट साइड पे 7.5 इसी तरह से लिख लेंगे एंड 6 पावर 1/2t। सो अब आपसे पूछा जा रहा है एक्चुअली कि वो नंबर कब अचीव होगा। जैसे मैंने लॉग फंक्शन की एग्जांपल दी थी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में तो ओके, आपको t पुट करेंगे तो आउटपुट मिल जाएंगी जैसे यहाँ पे मैंने पुट करके आपको बताई है। बट अगर लेट से आपका इंटरेस्ट हो कि 1 बिलियन का टारगेट कब अचीव होगा, सो अब आपको लॉग फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। और वो कैसे यूज़ करेंगे, सो आप 7.5 को इस तरफ डिवाइड कर लेंगे। सो 6 की पावर में 1/2 एंड t मिल जाएगा और इस साइड पे 1000 एंड डिवाइडेड बाय 7.5 आ जाएगा। अब आपके पास यहाँ देखें तो लेफ्ट साइड पे पावर में वेरिएबल है। सो जब भी आपके पास पावर में अननाउन हो तो आप सिंपली क्या करते हैं, लॉग अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है, आप नेचुरल लॉग भी यूज़ कर सकते हैं एंड आप लॉग विद बेस 10 भी यूज़ कर सकते हैं। इवन 3 ऑप्शन है, लॉग विद बेस 6 भी कर सकते हैं। सो आपकी चॉइस है, नेचुरल लॉग वाला करें या बेस 10 वाला लॉग यूज़ करें। 6 वाला लॉग आप ना यूज़ करें बिकॉज आपको कैलकुलेटर में 6 बेस वाला लॉग यूज़ करना थोड़ा सा टफ होगा, बटन आपको फाइंड करना वहाँ पे मुश्किल होगा। सो वैसे मैं वो भी बता देता हूँ, बट मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप लॉग विद बेस 10 या नेचुरल लॉग यूज़ करें। सो ये पावर से अगर आपने कैलकुलेट करना है तो हम इस क्वेश्चन को फॉर एग्जांपल लॉग विद बेस 10 कॉमन लॉग के थ्रू सॉल्व कर लेते हैं।
सो लॉग अप्लाई कर लूँगा और 6 की पावर में ये 1/2 एंड टी, एंड इस तरफ भी लॉग अप्लाई हो जाएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा 1000 एंड डिवाइडेड बाय 7.5। यस, एक चीज़ ये है कि अगर ये 10 की पावर में है तो लॉग विद बेस 10 वाला ही यूज़ करना चाहिए। आपके माइंड में आएगा यहाँ बेस हम मेंशन नहीं कर रहे, सो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर LOG लॉग लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि ये बेस 10 वाला लॉग है। सो अब आप लॉग की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए इस पावर को इधर स्टार्ट में शिफ्ट कर सकते हैं। सो ये 1/2 स्टार्ट में आ जाएगा टी के साथ एंड इसके साथ एक्चुअली लॉग ऑफ 6 बच जाएगा और यहाँ पे लॉग ऑफ आपके पास 1000 डिवाइडेड बाय 7.5 आ जाएगा। ओके, अब मुझे टी फाइंड करना है, सो मैं टी को इधर ही रहने दूंगा एंड बाकी सभी क्वांटिटीज को उस तरफ शिफ्ट कर लूँगा। सो इधर ये डिनोमिनेटर में उधर राइट साइड पे जाके टॉप पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो लॉग ऑफ 1000 डिवाइडेड बाय 7.5 एंड होल डिवाइडेड बाय ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, सो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। सो डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 6। सो अब ये टी की वैल्यू आ जाएगी एंड टी का यूनिट हमें पता है ईयर्स है, सो मैं इसको सिंप्लीफाई करके वो ईयर्स फाइंड कर लूँगा। यस, अब कैलकुलेटर कैसे यूज़ करना है ये भी मैं आपको गाइड कर लेता हूँ। सो यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक्चुअली साइंटिफिक कैलकुलेटर में लॉग के लिए 3 बटन डेडिकेटेड हैं। एक ये LN लॉग है जिसको आप प्रेस करेंगे तो ये लॉग, अब आपके पास यहाँ पे कोई भी नंबर लिखेंगे तो उसका लॉग कैलकुलेट हो जाएगा। ये e⁻x का एंटी लॉग है, मीन यस ये लॉग नेचुरल लॉग है जिसकी बेस e है। ओके, एंड ये e⁻x का इनवर्स फंक्शन है। इसी तरह से यहाँ पे देखें तो LOG वाला भी लॉग है, यहाँ ऊपर देखें तो आपको नज़र भी आ रहा है इवन 10⁻0 है। सो ये एक्चुअली उसका इनवर्स फंक्शन है। सो आप ये लॉग भी यूज़ कर सकते हैं। एंड तीसरा एक और बटन भी है आपके पास, यहाँ पे LOG और यहाँ पे आपके पास 2 बॉक्सेस हैं। अगर आप इसको क्लिक करें तो ये आपके पास किसी और बेस वाला भी लॉग आप यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स से आप लॉग ऑफ 32 कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, बट बेस 2 के साथ आप अगर वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। बट अगर आप इसी तरह से LN 32 कैलकुलेट करेंगे तो ऑब्वियसली इसका आंसर 5 नहीं आएगा, डिफरेंट आएगा, 3.4 समथिंग आ जाएगा। बट अगर आप LOG के साथ आप 32 कैलकुलेट करेंगे, ये बेस 10 के साथ है तो यहाँ पे वैल्यू कुछ और आएगी, 1.503 आएगी। सो लॉग कौन सा चूज करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे देखें तो हमने कैलकुलेशन के लिए कॉमन लॉग यूज़ किया हुआ है जिसकी बेस 10 है। सो मैं यही यूज़ करूँगा जिसको LOG के साथ लिखा जाता है। सो देख लें, मैं अब इसको कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ तो कैसे कैलकुलेट करूँगा। यहाँ पे कैलकुलेटर में एक फ्रिक्शन का बटन भी है, ये देखें तो ये आप नज़र आ रहा होगा। सो आप इसको यूज़ करते हुए फ्रिक्शन डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो 2 इंटू लॉग, और ये इस वक्त लॉग LOG है, सो मैं LOG वाला लॉग यूज़ करूँगा एंड फिर से फ्रिक्शन का बटन यूज़ कर सकते हैं। सो 1000 एंड नीचे आने के लिए आप इस बटन को प्रेस करेंगे 7.5 एंड देन फिर इधर करके आप ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे एंड फिर नीचे आ जाएंगे एंड लॉग ऑफ 6 यहाँ पे इंटर कर लेंगे। अब ये कंप्लीट जो वैल्यू है वो मुझे, इसको मैं इक्वल का बटन प्रेस करूँगा तो मिल जाएगी, विच इज़ इक्वल टू 5.6415। अब समटाइम आप अप्रॉक्सीमेट कर रहे होते हैं, सो अप्रॉक्सीमेशन के लिए वही लॉजिक है कि अगर आप लेट्स से 4 डिजिट तक आंसर लिखना चाह रहे हैं तो 4 के बाद 5th डिजिट को देखेंगे कि वो क्या है। अगर वो 5 या 5 से ग्रेटर है तो आप प्रीवियस डिजिट को एक इंक्रीज कर लेंगे, लेकिन 5 या 5 से स्मॉलर है तो आप उसको उसी तरह से कीप करेंगे। जैसे यहाँ देख लें, अगर आप 4 डिजिट तक आंसर लिखना चाह रहे हैं सो 5.4615 आगे 0 है, 5 से लेस है, तो मैं इस अगले पार्ट को इग्नोर कर दूंगा और इसी तरह से लिख लूँगा। लेकिन लेट्स से मैं 3 डिजिट तक लिखना चाह रहा हूँ, सो 5.461 और आगे 5 है, सो 5 है तो मैं इसको अगर 3 डिजिट तक लिखना चाह रहा हूँ तो मैं इसे 2 लिख लूँगा। इसी तरह से अगर आप 2 डिजिट तक लिखना चाह रहे हैं तो 5.46 यहाँ तक ही लिख लेंगे, आगे 1 है तो इसे 7 नहीं करेंगे,
सो 5.46 करके भी लिखा जा सकता है. सो यस, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 5.46 ईयर्स. सो एक्चुअली 5.46 ईयर्स ये अप्रॉक्सीमेटली 5.5 ईयर बन रहे हैं. सो इतने ईयर्स लगेंगे 1 बिलियन का टारगेट अचीव करने के लिए. सो आपके बुक में भी ये 2 डेसिमल तक की आंसर है. तो 2 डेसिमल तक आप कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज आप 4 डेसिमल तक भी इसको कंसीडर कर सकते हैं. यस, मैं एक और चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगा. ये जो ही नहीं था लॉग विद बेस 10 ही करते. आप अगर इसी को ही क्वेश्चन को लॉग विद बेस ई भी कर देते तो तब भी आंसर आ जाना था. सो मैं यहीं पे उसको भी मेंशन कर लेता हूँ. सो अगर आप ln के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सो ln ऑफ 6 एंड 1/2t इज इक्वल टू ln. अगर आप लॉग विद बेस ई अप्लाई कर लेते, नेचुरल लॉग अप्लाई कर लेते, तो इस केस में क्या सिचुएशन बननी थी? एग्जैक्टली सेम वही सिनेरियो आना था, कोई फ़र्क नहीं होना था. बट फिर आपने कैलकुलेटर में जो बटन यूज़ करना था वो नेचुरल लॉग वाला यूज़ करना था. सो अब आप देख सकते हैं मैं ln लॉग के साथ भी इसी को ही सॉल्व कर सकता हूँ. सो आप इवन यहाँ पे डायरेक्टली भी शायद चेंज कर सकें. सो आप इसको डिलीट करके यहाँ पे ln यूज़ कर सकते हैं और इधर भी आप इसको डिलीट करके डेल का बटन प्रेस करके यहाँ पे आप ln यूज़ कर सकते हैं. सो मैं इक्वल बटन प्रेस करूँ तो एग्जैक्टली 5.46 ही बन रहा है. सो यहाँ से आपको आइडिया हो गया कि ये सेम ही बनेगा. यस, आप इवन लॉग विद बेस 6 वाला भी यूज़ कर सकते थे. मैं विद बेस 6 वाला लॉग अगर यूज़ कर रहा हूँ तो आप ये बटन यूज़ करेंगे और अब आप बेस में 6 लिखेंगे पहले और यहाँ पे आपको 6 दोबारा से एंटर करना पड़ेगा. ये टाइप दोबारा से करना पड़ेगा, बाकी सेम रहेगा. ओके, सो लॉग ऑफ 6 विद बेस 6 से क्या होगा? ये डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी एक्चुअली 1 आ जाएगी. ओके, मैं अब इसको भी डिलीट कर दूंगा. सो लॉग एंड विद बेस 6 और यहाँ पे आप इवन इसको यूज़ कर सकते हैं इस सारे को. सो 1000 एंड डिवाइडेड बाय 7.5 और ये जो बायर वाला है इसको फिर हम डिलीट कर देंगे. सो यहाँ पे डिलीट का बटन है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं DEL के साथ. सो यस, आप विद बेस 6 वाला लॉग यूज़ करें तो उससे भी एग्जैक्टली सेम ही आंसर आएगा. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट था. स्टूडेंट अक्सर पूछते हैं कि आपने लॉग कॉमन लॉग क्यों यूज़ किया है, नेचुरल लॉग क्यों यूज़ किया है. सो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आप इसमें सेम बटन यूज़ करेंगे. वैसे नेचुरल लॉग या कॉमन लॉग ही ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं. सो यस, ये क्वेश्चन नंबर 2 था. अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने बहुत डिटेल में डिस्कशन की है बिकॉज आने वाले क्वेश्चंस में मैं यही डिस्कशन दोबारा नहीं करना चाह रहा. सो यस, क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देख लेते हैं और यहाँ पे मैं एक मॉडल भी एक्सप्लेन करूँगा और फिर इसको देख लेते हैं कि ये क्या है. सो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, सपोज दैट an amount of 50,000 is invested at 6% interest compound annually. यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, मैं इन पे दोबारा आता हूँ. सो आपने लेट से किसी के साथ कोई बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की है एंड आपने 50,000 एक्चुअली इन्वेस्ट किया है और डिसाइड ये हुआ है कि आपको एनुअली मीन साल बाद आपको 6% जो अमाउंट है उसका इंटरेस्ट मिलेगा, मीन प्रॉफिट मिलेगा. बैंक भी इसी तरह से ही करता है. आपकी जो सेविंग अकाउंट होते हैं उसमें अगर आप कोई अमाउंट डिपॉजिट करते हैं तो बैंक आपको कोई इतनी ही अमाउंट या इससे थोड़ी सी ज़्यादा अमाउंट शायद आपको इंटरेस्ट रेट दे देती है एंड देन वो इंटरेस्ट एक्चुअली एनुअली होता है. आफ्टर T years इट ग्रोज टू अमाउंट A. ओके, सो T years के बाद ये अमाउंट जो है वो ऑब्वियसली ग्रो करेगी और जो आप किसी भी टाइम पे अपने अमाउंट चेक करना चाहें तो आप इस फार्मूला के थ्रू एक्चुअली कैलकुलेट कर सकते हैं. मैं भी ये फार्मूला आया कैसे है उसको भी एक्सप्लेन करता हूँ. अब आपसे क्वेश्चन क्या किया जा रहा है, अगेन 2 पार्ट है. सो आफ्टर व्हाट अमाउंट ऑफ टाइम विल RS 50,000 ग्रोज टू 4,50,000. सो कितने साल तक आप अगर लेट से अपनी अमाउंट को डिपॉजिट रखें
तो आपकी जो 50,000 की अमाउंट है वो 4,50,000 में कन्वर्ट हो जाए। सो पहला क्वेश्चन ये है। एंड सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपकी वो जो अमाउंट है वो डबल कब होगी, डबलिंग टाइम जिसे बोलते हैं। मेन वो टाइम क्या होगा जब आपकी अमाउंट 50,000 जो आपने डिपॉजिट की थी वो एक्चुअली 1 लाख के इक्वल हो जाए, 1 लाख में कन्वर्ट हो जाए। सो ये दो पार्ट्स हैं। यस आप इनको अटेम्प्ट करेंगे। मैं यहाँ पे एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा कि लेट्स से इस तरह के इन्वेस्टमेंट टाइप के क्वेश्चन हो तो ये फंक्शन कैसे बना है मैं इसको भी एक्सप्लेन करूँगा। सो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, उससे ये आपको ये सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी, उसका एक्चुअली फार्मूला क्या है। सो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर लेट्स से आपने कैलकुलेट करना है, सो उसका फार्मूला क्या है मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। सो ये एक्चुअली आपकी इनिशियल अमाउंट पे डिपेंड करता है। सो आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या की हुई है, सो आप इनिशियल अमाउंट लिख लेते हैं। एंड देन इसके साथ आपकी अमाउंट जो थी वो 1, एंड देन जो भी आपने साथ में रेट डिसाइड किया होता है, इंटरेस्ट रेट, मैं उसको कंप्लीट ही लिख लेता हूँ। चले इंटरेस्ट रेट ऐड करते हैं एंड इसकी पावर में आप क्या करते हैं, टी एंड देन ए डिवाइडेड बाय 12। अब ये a डिवाइडेड बाई 12 का क्या मतलब है और t का क्या मतलब है मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये इनिशियल अमाउंट लेट से आपने जो भी इन्वेस्ट किया ये वो है, जैसे कि इस केस में 50,000 थी, सो आप एग्जैक्टली वही लिख लेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट इनटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट, यस इंटरेस्ट रेट 6% था, सो 6% को आप नंबर में कन्वर्ट करें, सो ये 0.06 आ जाएगा। एंड देन आप t लिख लेंगे। अब ये a क्या है, यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस a ये है कि समटाइम आपको प्रॉफिट या इंटरेस्ट बाय एनुअली मिल रहा होता है, मेन साल में 2 बार मिल रहा होता है, समटाइम एनुअली इंटरेस्ट मिल रहा होता है, समटाइम साल में हर मंथ में भी इंटरेस्ट मिल सकता है। सो ये a एक्चुअली उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये एनुअली आपको इंटरेस्ट मिल रहा है सो a की वैल्यू 12 होगी, सो ये 12 बैलेंस आउट हो जाएंगे और यहाँ पे आपके पास 1 बन रहा होगा। बट अगर आपको हर 6 मंथ बाद इंटरेस्ट मिल रहा है तो फिर a की वैल्यू 6 होगी और यहाँ पे आपके पास 1/2 आ जाएगा। अगर आपको साल में 4 बार इंटरेस्ट मिल रहा है, मीन हर 3rd मंथ में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, सो फिर a की वैल्यू एक्चुअली उसी तरह से 3 हो जाएगी एंड आपके पास वो नंबर अपडेट हो जाएगा। अब एग्जैक्टली देखें तो ये यही बन रहा है, आपने इन दोनों को ऐड करके ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला बनाया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज आपको आइडिया होना चाहिए कि आप खुद भी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये देख लें 50,000 इनिशियल अमाउंट, ओके, ये वो परसेंटेज जो इंटरेस्ट परसेंटेज है ये वो है, उसको आपने नंबर में कन्वर्ट किया है। परसेंटेज के लिए आपने 6 को 100 से डिवाइड कर लिया है एंड देन ऑब्वियसली आप एनुअली इंटरेस्ट ले रहे हैं, मीन 12 मंथ्स बाद इंटरेस्ट ले रहे हैं, सो 12 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो आपके पास एक्चुअली 1 आ जाएगा। सो इसलिए यहाँ पे जस्ट t नज़र आ रहा है। सो यस फार्मूला मैंने एक्सप्लेन कर दिया कंपाउंड इंटरेस्ट का, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला था। अब हम क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। सो आपकी अमाउंट क्या होनी चाहिए, आप किसी भी साल पे अपनी अमाउंट इस फार्मूला के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं, बट हमारा उसमें इंटरेस्ट नहीं है। हमें ये देखना है कि आपके 50,000 एक्चुअली 4,50,000 कब कन्वर्ट होंगे। हर किसी को ही बिजनेस में इंटरेस्ट होता है वैसे, तो इसलिए ये इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है। सो आपने लेट्स से 50,000 इन्वेस्ट किए हैं, तो ये 4,50,000 में कन्वर्ट करने के लिए अब जो अमाउंट है जो लेफ्ट साइड है उसको 4,050 लिख लेंगे, ओके, और राइट साइड पे उसी तरह से आप जो उसका फार्मूला है एग्जैक्टली वही लिख लेंगे। आपका इंटरेस्ट किस में, उस टाइम में है कि वो टाइम कब आएगा जब इतनी अमाउंट आपकी बन जाएगी। सो अब नेक्स्ट स्टेप वही है कि आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। सो ये 1.06 पावर t आ जाएगा और ऑब्वियसली अब आप इस 50 को इधर डिवाइड करेंगे, आप डायरेक्टली भी कैंसिलेशन कर सकते हैं, ये इधर 4 जीरोस के साथ बैलेंस आउट हो जाएंगे एंड 5 इधर आके डिवाइड होके 9 बन जाएगा। ओके, आप देख लें अननोन पावर में है, सो पावर से आपने अननोन जब भी कैलकुलेट करना हो
तो इसे नीचे लाने के लिए आप लॉग यूज़ करते हैं। अब आपके पास चॉइसेस हैं, लॉग नेचुरल यूज़ करें, लॉग कॉमन यूज़ करें। सो आपका जो भी दिल करे वही लॉग यूज़ कर लें। मैं नेचुरल लॉग यूज़ करता हूँ। सो 1.06 एंड इस तरफ भी नेचुरल लॉग ऑफ 9 आ जाएगा। सो टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो नेचुरल लॉग ऑफ 9 एंड डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 1.06। ओके फाइन। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आपको अपनी टाइम की वैल्यू मिल जाएगी, जो यहाँ पे आप बड़ी इजीली देख सकते हैं। सो नेचुरल लॉग ऑफ 9 एंड देन डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 1.06। यस, सो 37.708। अब अगर आप 2 डेसिमल तक अगर आप इसको कंसिडर करना चाह रहे हैं, सो 0 के बाद 8 है, सो आप इसे 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज 37.71 ईयर्स। सो अगर आपको 6% इंटरेस्ट मिल रहा है तो ऑब्वियसली आपके 50,000 4,50,000 में तब कन्वर्ट होंगे जब आपके 37 ईयर्स पास हो चुके हों। सो 37 ईयर्स आपको वेट करना पड़ेगा 50,000 को 4,50,000 में कन्वर्ट करने के लिए, अगर जस्ट आपको 6% इंटरेस्ट मिल रहा है। नेक्स्ट डबलिंग वाला जो क्वेश्चन था वो देख लेते हैं। सो बी पार्ट, आपकी अमाउंट डबल कब होगी। इनिशियल अमाउंट जो थी वो देख लें। आप इसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। टी को 0 पुट कर लें तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। सो मैं वही कैलकुलेट कर लेता हूँ। सो अमाउंट एट 0, जिसे आप इनिशियल अमाउंट भी कह सकते हैं, और वो क्या है एक्चुअली इस फार्मूला में आप पुट करें तो वो 50,000 आती है। बिकॉज जो 1.06 की पावर टी है, आप 1.06 की पावर 0 करेंगे तो वो तो 1 आ जाएगा। सो आपके पास 50,000 बच जाएगा। सो ये इनिशियल अमाउंट है आपके। सो आपने डबल करनी है, सो मीन 1 लाख करनी है। सो एग्जैक्टली यही स्टेप्स होंगे। जस्ट आप लेफ्ट साइड पे 2 इंटू 50,000 लिख लेंगे, बिकॉज आप डबल करना चाह रहे हैं। इसी तरह ट्रिपल के लिए भी क्वेश्चन हो सकता है, आपकी अमाउंट ट्रिपल कब होगी। सो आप 3 इंटू 50,000 लिख लेंगे, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड देन राइट साइड पे वही 50,000 एंड 1.06 पावर टी आ जाएगा। सो 50,000 के साथ बैलेंस आउट हो जाएगा एंड आप बड़ी इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो 1.06 पावर टी है, इधर आपके पास 2 आ जाएगा। सो लॉग अप्लाई कर लें इस तरफ भी और इस तरफ भी नेचुरल लॉग अप्लाई कर लें। सो टी स्टार्ट में चला जाएगा एंड नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 1.06। ओके, आपके पास सामने है कैलकुलेटर। सो नेचुरल लॉग ऑफ 2 एंड नेचुरल लॉग ऑफ 1.06। मैं इसी को ही दोबारा से यूज़ कर लूँगा जो एंट्री हुई है। सो 11.895। सो अब आप इसको अगर लेट से अप्रॉक्सीमेट करना चाह रहे हैं, सो आप कर सकते हैं। 11.895 है, सो 5 इसको 0 बना लेगा एंड वो 9 एक्चुअली इसको 90 में कन्वर्ट कर देगा। सो आप इसको अप्रॉक्सीमेटली करके लिख सकते हैं 11.90 ईयर्स। सो इतने ईयर्स लगेंगे आपकी अमाउंट को डबल होने में, अगेन जो काफ़ी ज़्यादा टाइम है। सो एनुअल इंटरेस्ट ऑब्वियसली जब भी आप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा अपनी अमाउंट पे से वो चेक करने के लिए। यस, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ सम सिटी इज 1% पर ईयर। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द पॉपुलेशन विल बी डबल्ड। सो स्टेटमेंट ये है कि कोई एक सिटी है जिसकी पॉपुलेशन 1% रेट के साथ पर ईयर इंक्रीज हो रही है। सो कितना टाइम लगेगा उसकी पॉपुलेशन को डबल होने में। सो मैं इसको बेसिक से एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। सो लेट्स से एक सिटी थी जिसमें आपने स्टडी स्टार्ट की। इनिशियली मेन टाइम 0 कंसिडर किया तो उसमें 100 पीपल्स थे। सो अब आपने एक साल बाद उसके नंबर ऑफ पीपल्स को काउंट किया तो 1% ऑब्वियसली इंक्रीज हुए। सो 100 का 1% 1 बनता है। सो ये एक्चुअली 100 में 1% और ऐड हो गए।
सो ये 101 हो गए। सो अब आपसे क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि कितने टाइम बाद ये जो नंबर ऑफ पीपल्स हैं, जो इसमें पर्सन है, वो एक्चुअली सिटी में 200 हो जाए। सो वो टाइम क्या होगा, कितने टाइम लगेगा वही नंबर्स 200% में कन्वर्ट होने में। तो ये नहीं है ये क्वेश्चन पर्सन के साथ ही आए, ये इस तरह से भी आ सकता है कि फॉर एग्जांपल एक एनवायरनमेंट है और इसमें बैक्टीरियाज हैं और बैक्टीरियाज की पॉपुलेशन 2% के साथ इंक्रीज हो रही है। तो अब आप ये बताएं कि कितना टाइम बाद इनकी पॉपुलेशन डबल हो जाएगी। यस, ये डबल वाली बात तो बहुत सिंपल है। डबल वाली बात जब भी होगी, आपको इनिशियल नंबर अगर नहीं भी गिवन तो तब भी चलेगा, क्योंकि इनिशियल नंबर के इंडिपेंडेंट होगा। अगर लेट्स से 100 है तो वो डबल होके 200 हो जाएं, 200 हैं तो वो डबल होके 400 हो जाएं, 400 है तो वो डबल होके 800 हो जाएं। सो आपका इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ उसी में होगा, इनिशियल नंबर इतना मैटर नहीं करेगा। सो ये भी एग्जैक्टली उसी तरह से ही है। इंटरेस्ट वाला जो प्रॉब्लम हमने कंपाउंड इंटरेस्ट वाला प्रॉब्लम जो मॉडल किया, ये एग्जैक्टली उसी तरह से ही है होगा। सो पॉपुलेशन अगर लेट से आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, मैं इसे पी के साथ रिप्रेजेंट करता हूँ। आप लिख सकते हैं सपोज पी रिप्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द सिटी एंड लेट से पी नॉट रिप्रेजेंट पॉपुलेशन एट इनिशियली, आप इस तरह से कह सकते हैं एट टाइम 0। सो अब मैं जिस तरह से इंटरेस्ट रेट की बात की, सो आप इसी तरह से मॉडल कर सकते हैं। सो पॉपुलेशन एट एनी टाइम टी इज एक्चुअली इनिशियल पॉपुलेशन, वहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात की थी, एंड 1 प्लस जो रेट है जिसके थ्रू ये ऐड हो रहा है, सो 1% है। सो मैं इसको लिख सकता हूँ 0.01। 1% को जब आप कन्वर्ट करेंगे नंबर में तो वो 0.01 के इक्वल आएगा। एंड देन आप ईयर्स की बात करें, पर ईयर्स के साथ चेंज हो रहा है, सो यहाँ पे टी के साथ 1 आएगा। बिकॉज आप ये भी हो सकता था क्वेश्चन कि लेट्स से 1% इंक्रीज हो रहा है पर 6 मंथ, सो फिर उसमें आपने क्या करना था, 6 डिवाइडेड बाई 12 करना था, बट यहाँ पर ईयर है, सो आप सिंपली टी लिख लेंगे। सो ये फार्मूला आपका हो जाएगा जो कि एक्चुअली इंक्रीज इन पॉपुलेशन बताएगा। अब आप इसको वेरीफाई करना चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं जी। कैसे? सपोज मैं इसी एग्जांपल के थ्रू, मेरी इनिशियल पॉपुलेशन 100 है, सो मेरे पास पी ऑफ टी अगर लेट से मैंने कैलकुलेट करना है, सो 100 इधर लिख लूँगा एंड 1 प्लस 0.01 एंड देन मैं यहाँ पे टी लिख लूँगा। अब फर्स्ट ईयर की बात करें, सो मैं अगर टी की जगह पे 1 पुट करूँ, सो मेरे पास यहाँ पे 100 एंड 1 प्लस 0.01 हो जाएगा और टी की वैल्यू 1 आ जाएगी जी। अब अगर आप इसको 100 को सिंपली मल्टीप्लाई कर दें तो देख लें ये 100 एंड जब 100 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा सो 1, सो ये 101 आ जाएगा। सो इसका मतलब है ये जो मेरा मॉडल है ये मैंने करेक्ट डेवलप किया है और ये मुझे करेक्ट आपकी वैल्यू प्रोवाइड करेगा, बिकॉज मैंने एग्जाम्पल के साथ इसको वेरीफाई भी कर लिया। अब आप क्या कर सकते हैं, आपने क्या बताना है कि इनिशियली मुझे नंबर नहीं पता, बट ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। सो वो टाइम जब ये डबल हो जाएंगे, सो लेट्स से पी नॉट इनिशियल नंबर था, सो डबल होने का मतलब है 2 पी नॉट आ जाएगा, राइट साइड पे भी पी नॉट आ जाएगा एंड 1.01 मैंने उन दोनों को ऐड करके सिंप्लीफाई कर लिया एंड पावर में टी आ जाएगा। सो पी नॉट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, so 1.01 t and this thing is equal to 2। अब मुझे ये पावर से ये कैलकुलेट करना है, सो मैं दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर लूँगा। सो 1.01 एंड t ऑब्वियसली लॉग अप्लाई करने की वजह से स्टार्ट में आ जाएगा और इधर भी log ऑफ 2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट मुझे t फाइंड करना है, सो t की वैल्यू बड़ी इजीली कैलकुलेट की जा सकती है। सो log ऑफ 2 एंड डिवाइडेड बाय log ऑफ 1.01। सो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो एक अप्रॉक्सीमेटली 69.66 ईयर्स होगी। और आप इसको कैलकुलेटर से भी बड़ी इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। देख लें, मैं टॉप पे log ऑफ 2 लिख लूँगा, सो log ऑफ 2 एंड डिवाइडेड बाय log ऑफ 1.01। ओके,
सो इनको मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ, सो एग्जैक्टली 69.607 है। सो आगे वाले डेसिमल्स को आप इग्नोर कर सकते हैं, सो 66 लिख सकते हैं। सो यस, दिस इज माय फाइनल आंसर। यस, एक चीज़ यहाँ पे आपकी बुक में भी एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन गिवन है, आप उसके साथ कंफ्यूज हो सकते हैं बिकॉज वहाँ पे पॉपुलेशन का फंक्शन खुद से गिवन है। सो पॉपुलेशन को वहाँ डिफाइन किया गया पी नॉट एंड ई पावर आर टी के साथ। नोट कर लें, अगर तो पॉपुलेशन फंक्शन खुद इस तरह से डिफाइन हो, पॉपुलेशन के लिए डिफरेंट मॉडल हैं, यस एक मॉडल ये भी है, सो फिर आप इसी को यूज करेंगे। एंड ये आर क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये एक्चुअली इंक्रीज रेट को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे आर ये है कि ये इंक्रीज किस तरह से हो रही है। बट लेट्स से आपको पॉपुलेशन का ये स्पेसिफिक मॉडल नहीं गिवन, तो फिर जो आप बेसिक मॉडल है उसी को यूज करेंगे। और वो क्या है कि पॉपुलेशन में आपने इनिशियल पॉपुलेशन लिख लेनी है एंड 1 प्लस जो भी रेट आएगा, जो भी परसेंटेज आपको गिवन है, उसको नंबर में कन्वर्ट करके आप टी इस मॉडल को यूज करेंगे। सो इसके साथ आप कंफ्यूज हो सकते हैं बिकॉज एग्जांपल में एग्जैक्टली ये मॉडल गिवन है, मॉडल खुद से गिवन है, सो आपने एग्जैक्टली उसी को यूज करना है। बट अगर मॉडल नहीं गिवन तो आप इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे और इसी के थ्रू ही आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा। इन दोनों में डिफरेंस क्या है मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिया। पॉपुलेशन को समटाइम इस मॉडल से भी डिस्कस किया जाता है एंड इस स्टैंडर्ड मॉडल के साथ भी आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। अगेन ये भी एग्जैक्टली इसी तरह का ही है प्रॉब्लम। सो द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड वाज 5.2 बिलियन इन 1960। सो 5.2 बिलियन पॉपुलेशन थी। वैसे बाय द वे इस टाइम पे 8 पॉइंट समथिंग बिलियन है। द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट वाज 1.6%। सो ये एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही थी और ये रेट मेंशन है 1.6% पर ईयर एट दैट टाइम। अभी ये ऑब्वियसली बढ़ चुका होगा। सो फाइंड द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फंक्शन। आपने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फंक्शन भी फाइंड करना है पॉपुलेशन के लिए। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इन 2000 एंड इन विच ईयर द पॉपुलेशन वाज 8 बिलियन। सो 8 बिलियन कब होगी पॉपुलेशन, आपने वो ईयर भी मेंशन करना है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बताया कि इस वक्त करंटली 8 पॉइंट समथिंग बिलियन टोटल पॉपुलेशन है। सो ऑब्वियसली 2025 से पहले ही ये नंबर अचीव हो गया होगा। सो हम इसको देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। सो एग्जैक्टली उसी तरह से लिख लेंगे। सो लेट पी नॉट रिप्रेजेंट इनिशियल पॉपुलेशन एंड पी ऑफ टी रिप्रेजेंट्स पॉपुलेशन एट एनी टाइम टी। ओके, ये आप खुद कंप्लीट कर लीजिएगा। सो अब अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन हमारी जो पॉपुलेशन होगी विच इज़ पी ऑफ टी, वो होनी चाहिए इनिशियल पॉपुलेशन विच इज़ पी नॉट एंड देन 1 प्लस यस जो रेट है, और रेट देख लें। सो आर की वैल्यू 1.6% है। सो मैं इसको अगर कन्वर्ट करूं, सो 1.6 एंड परसेंट को मैं 1 डिवाइडेड बाई 100 करके लिखते हैं हमेशा से। सो ये एक्चुअली क्या होगा, आप जब 1.6 को डिवाइड करेंगे सो 0.016 आ जाएगा। सो 0.016 आ जाएगा। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 0.016 एंड देन होल पावर टी, बिकॉज ये ईयरली चेंज हो रही है पॉपुलेशन। सो यस, ये हमारा फंक्शन आ जाएगा। ये पॉपुलेशन मॉडल है जो कि फर्स्ट पार्ट में हमें यहाँ पे बताना है। सो दिस इज आवर करेक्ट पॉपुलेशन मॉडल। आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं और पी नॉट की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। सो अगर एग्जैक्टली मैं इसी फॉर्म में लिख लूँ, सो पी नॉट 5.2 आ जाएगा और अब यूनिट बिलियन होगा और 1.016 एंड पावर टी। सो ये आप कह सकते हैं कि ये करेक्ट मॉडल है। अब सेकंड क्वेश्चन ये है कि आप इसमें 2000 ईयर जब थे तो फिर क्या होगा। सो देख लें, आपकी जो कैलकुलेशन है वो 90 से है। एट 2000 टाइम जो स्पेंड हुआ है वो एक्चुअली 10 ईयर्स का स्पेंड हुआ है, बिकॉज इनिशियली आपने 90 में मेजरमेंट की थी।
अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2000 नहीं पुट कर लेना बट 10 पुट करना है, बिकॉज 10 ईयर बाद आप मेजरमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। 1.016 एंड पावर 10 आ जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। P ऑफ 10 विच रिप्रेजेंट पॉपुलेशन एट 2000। आप बड़ी इजीली देख सकते हैं, देख लें 5.2 इंटू 1.016 पावर 10, और yes, this thing is actually 6.094. So this is 6.094, और यूनिट आप मेंशन करेंगे वही जो आपने पहले कंसिडर किया हुआ। सो दिस बिलियंस एक्चुअली पॉपुलेशन थी 2000 में। अब आपने ये फाइंड करना है कि पॉपुलेशन 8 बिलियन कब हुई है। आप लेफ्ट साइड पे 8 लिख लेंगे एंड राइट साइड पे 5.2, एंड मॉडल में एक्चुअली वो टाइम कैलकुलेट करना है कि 8 बिलियन कब हुई है। अब आप 8 बिलियन हो 9 बिलियन हो, वो नंबर लेफ्ट साइड पे लिखा जा सकता है। यस, अब आपने क्या करना है, इस नंबर को डिवाइड कर लेना है। 8 डिवाइडेड बाय 5.2, और उस तरफ आ जाएगा 1.016 पावर टी। दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, बड़ी इजीली अब पावर से कैलकुलेट किया जा सकता है। टी इक्वल टू लॉग ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 5.2, एंड ये नंबर भी ऑब्वियसली इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 1.016। एक पॉइंट अगेन इंपॉर्टेंट है, यहाँ नेचुरल लॉग ले लें या कॉमन लॉग ले लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। यस, अब आप मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ। फ्रिक्शन है, यहाँ पे लॉग ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 5.2, ओके, और मैं इसको क्लोज कर दूंगा एंड डिनोमिनेटर में लॉग ऑफ, दोनों जगह पे सेम लॉग यूज करना है। 1.016 एंड इक्वल टू, ये आपके पास नंबर आया है कि 27.138 कर सकते हैं। यस, 27.139। इतने ईयर्स बाद एक्चुअली पॉपुलेशन 8 बिलियन हुई है, और 90 में आपने मेजरमेंट स्टार्ट किए हैं। अब आपसे क्वेश्चन में देखें तो वो ईयर पूछा जा रहा है कि किस ईयर्स में एक्चुअली इतनी पॉपुलेशन हुई है। आपने 90 में ये नंबर ऐड कर देना है। मैं जब 90 में 27.139 ईयर्स ऐड करूं, ये मुझे ईयर्स दे देगा, जो कि एक्चुअली 2017 पॉइंट समथिंग बनेगा। 2017.14 बन जाएगा। 2017 एंड 14 आप उससे मंथ्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इस टाइम पे एक्चुअली पॉपुलेशन 8 बिलियन थे। अब इसी तरह आप 10 बिलियन देख सकते हैं कि 10 बिलियन वर्ल्ड की पॉपुलेशन कब हो जाएगी। 8 की जगह पे 10 रख लें, आप बड़ी इजीली आप यहाँ पे गैस कर सकते हैं, बाकी कैलकुलेशन हुई है। जस्ट यहाँ टॉप पे 8 की जगह पे आप 10 अगर लेट से पुट कर लें, सिंपल आप इक्वल प्रेस करें, 41.19 आया है। आप इससे कह सकते हैं कि 2031 में आपकी पॉपुलेशन, वर्ल्ड की पॉपुलेशन अगर इसी रेट से बढ़ती रहे तो वो 10 बिलियन का फिगर क्रॉस कर जाएगी, बिकॉज 41 आप ऐड करेंगे 90 में। 2031 में 10 बिलियन का फिगर क्रॉस हो रहा होगा हमारी पॉपुलेशन अगर इसी रेट के साथ इंक्रीज करते जाए। देख लें कितने इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, कितने इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं। आप अभी से गैस कर सकते हैं, इवन 2050 में आप गैस कर सकते हैं। लेट्स से 2050 में आपने गैस करना है कि पॉपुलेशन क्या होगी। P ऑफ टी आपके पास 5.2 इंटू 1.016 पावर टी है। 2050 का मतलब है आप इधर 60 ऐड कर लें, बिकॉज आपने ये फार्मूला 1990 में डेवलप किया है। ये 1990 के हिसाब से ये इनिशियल पॉपुलेशन थी और ये सिचुएशन थी। आप इवन ये भी कर सकते हैं कि 2025 की इनिशियल पॉपुलेशन यहाँ पे लिख लें और फिर उसके हिसाब से मेजरमेंट कर लें कि वो सिचुएशन क्या बन रहे हैं। अब आप इसमें देखें कि 2050 में सिचुएशन क्या होगी। ये आपको 2050 में पॉपुलेशन कैलकुलेट करके देगा। 5.2
and then 1.016 एंड पावर, यस अब आपने 60 का डिफरेंस है, 60 पुट किया हुआ है, सो 60 पुट करें तो ये 13.47 बिलियन क्रॉस कर चुके हो गए। यस, तो काफ़ी बड़ा नंबर है, इस वक्त 8 पॉइंट समथिंग है, सो 13.47 बिलियन। सो जितनी पॉपुलेशन अभी है अप्रॉक्सीमेटली उसका डबल के करीब करीब ही हो गए, बिकॉज डबल ऑब्वियसली 17 के करीब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। यस, इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से गिवन है, स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स क्लास टेक अ फाइनल एग्जाम इन मंथली इंटरवल, thereafter the average score s of t, yes ये average score को रिप्रेजेंट कर रहा है, after t months was given by s of t equal to 68 minus 20 log of t plus 1। यहाँ पे ये t टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसके यूनिट जो है वो मंथ्स में होंगे। सो फंक्शन एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि फंक्शन हमने जो डिफाइन किया हुआ है एस ऑफ टी, ये एवरेज स्कोर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एवरेज स्कोर आपने किसी भी मंथ पे जो फाइनल एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स ने लिया है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो इस फंक्शन के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो सिंपली क्या करेंगे, इस फंक्शन में देखें तो 68, यस ये कांस्टेंट है, माइनस 20 ये इसी तरह से लाएगा, लॉग, ओके यहाँ लॉग फंक्शन अपीयर हो रहा है, और एल है, यहाँ बेस मेंशन नहीं है, सो अंडरस्टूड होगा कि ये लॉग विद बेस 10 की बात हो रही है, कॉमन लॉग की बात हो रही है। ओके आप इधर ऊपर मेंशन करना चाहें तो कर भी सकते हैं, दिस इज़ एक्चुअली कॉमन लॉग। कॉमन लॉग जो है वो एक्चुअली विद बेस 10 है। सो दो स्टैंडर्ड लॉग हैं, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, एक ln ऑफ x लिखा हो तो ये नेचुरल लॉग है, और अगर लॉग की बेस में कुछ भी ना लिखा हो तो ये कॉमन लॉग कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा अगर कोई लॉग होगा तो मस्ट है कि उसकी बेस में भी कोई ना कोई नंबर मेंशन किया होगा कि ये किस बेस का लॉग है, तो ये एक्चुअली कॉमन लॉग है। बाय द वे इस जो क्वेश्चन का फंक्शन डिफाइन हुआ है इसमें ये नेगेटिव साइन एक्चुअली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि फर्स्ट मंथ में स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स ज़्यादा थे, बट लेटर ऑन जब आप टी की वैल्यू पुट करेंगे, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, सो मार्क्स कम होते रहेंगे। ऐसा होना नहीं चाहिए, वैसे फंक्शन में कुछ इस तरह का ट्रेंड होना चाहिए कि जैसे जैसे आप नेक्स्ट मंथ में स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो एवरेज मार्क्स को इंक्रीज़ होना चाहिए, बट जो भी है हमें ये फंक्शन गिवन है, हम इसी को ही सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट को देखें तो फर्स्ट पार्ट में इंफॉर्मेशन हमसे डिमांड की जा रही है, व्हाट वाज द एवरेज स्कोर व्हेन दे इनिशियली टेक द टेस्ट एट t इक्वल टू 0। सो फर्स्ट अटैम्प्ट में जब उन्होंने फाइनल एग्ज़ाम दिया तो उस वक्त उनका एवरेज स्कोर क्या था। सो सिंपली फंक्शन लिख लेते हैं एस ऑफ टी, एंड एस ऑफ टी का एक्सप्रेशन है 68 माइनस 20 एंड इनटू लॉग ऑफ t प्लस 1। तो यहाँ पे आप t को 0 पुट कर लें, लेफ़्ट साइड पे भी नोटेशन में आप t की जगह पे 0 लिखेंगे, एंड राइट साइड पे भी एक्सप्रेशन में जहाँ पे भी t अपीयर हो रहा है वहाँ पे 0 रिप्लेस कर देंगे। और उसकी रीज़न क्या है, बिकॉज उन्होंने इनिशियली आपसे डिमांड की जा रही है, और आगे मेंशन भी है कि इनिशियली का मतलब है t इक्वल टू 0। अदरवाइज़ अगर ये ना भी गिवन हो तो जब भी बात इनिशियली या इनिशियल स्टेज की बात की जाती है तो नॉर्मली हम एक्सपेरिमेंट जब स्टार्ट करते हैं और हम कहते हैं कि टाइम इसी वक्त से मेजर किया जा रहा है तो हम t को 0 ही एज्यूम करते हैं। सो यस लॉग ऑफ 1 आ जाएगा। अब आप कैलकुलेटर से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि किसी भी बेस के लॉग की बात कर लें, लॉग विद बेस 10 हो, लॉग विद बेस e हो, लॉग विद बेस 20 हो, लॉग विद बेस 2 हो, इन सब में जब भी आप 1 पुट करते हैं, या मैं जर्नल बेस चले रख लेता हूँ, ए कोई भी नंबर हो सकता है, ई भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, इन सब का आंसर 0 आता है। मीन लॉग में हमेशा जब भी आप इनपुट 1 देंगे तो आउटपुट 0 आएगी। आप कैलकुलेटर से इस चीज़ को वेरीफाई भी कर सकते हैं। सो यस अब इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी, 0 जब 20 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। सो एवरेज स्कोर जो है इनिशियली वो 68 बनेगा। आप इधर लिखना चाहें तो इसके साथ लिख भी सकते हैं, दिस इज़ एक्चुअली एवरेज स्कोर और एट टाइम इक्वल टू 0, और इसको इस तरह से बॉक्स में कर लें, ये आपका फाइनल
आंसर होगा। ओके, सेकंड पार्ट में देख लेते हैं। अब आपसे क्या डिमांड किया जा रहा है, व्हाट वाज द एवरेज स्कोर। दो पार्ट है, आफ्टर 4 मंथ। सो जब T4 हो जाएगा तो फिर क्या होगा एवरेज स्कोर, एंड 24 मंथ, और जब T को 24 पुट करेंगे तो फिर एवरेज स्कोर क्या होगा। अगेन देख लें, यहाँ पे वो मंथ्स ही यूनिट कंसिडर किए जा रहे हैं। मैंने जैसे पहले बोला था कि ये T जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसके यूनिट मंथ्स में है। सो B इक्वल टू, यस, इसके फर्स्ट पार्ट की बात करें तो S ऑफ T में अब 0 के बजाय 4 पुट कर लें। सो सिंपली 68 माइनस 20 एंड लॉग ऑफ T की जगह पे 4 रिप्लेस करेंगे, सो 4 + 1। जी, अब इसको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। यहाँ पे log ऑफ 5 आएगा और इसकी क्या वैल्यू बनती है। सो 54.02 मार्क्स की बात हो रही है। सो मार्क्स में इतनी एक्यूरेसी रिक्वायर्ड नहीं है। सो आप जस्ट फर्स्ट 2 डिजिट भी कंसिडर कर सकते हैं। सो दिस इज़ एक्चुअली आवर फाइनल आंसर फॉर दिस पार्ट। देख लें, इनिशियली 64 थे, अब मार्क्स कम हो रहे हैं। विद टाइम तो मार्क्स इंक्रीज़ होने चाहिए। बहरहाल चले, जो भी क्वेश्चन गिवन है उसी को ही देख लेते हैं। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट इधर ही मैं अटैम्प्ट कर लेता हूँ। आफ्टर 24 मंथ एक्चुअली आपसे पूछा गया है, सो T को 24 पुट कर लें। सो 68 माइनस 20 इंटू लॉग ऑफ 24 एंड 125 हो जाएगा। Yes, this is S of 20 is equal to 40.04. So इस पार्ट का ये आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देख लें तो थर्ड पार्ट में हमें इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना है। सो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें सूटेबल एक्स एक्सिस पे स्केल चूज़ करना होगा एंड इसी तरह से वाई एक्सिस पे भी स्केल चूज़ करना होगा, सूटेबल स्केल चूज़ करना होगा, और उसके अगेंस्ट अब हम इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करेंगे। सो मैं थर्ड पार्ट लिख लेता हूँ और मैं फंक्शन दोबारा से यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। S of t इज़ इक्वल टू 60 माइनस 20 एंड log ऑफ t + 1। ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मार्क कर लेंगे। उससे पहले मैं सजेस्ट करता हूं कि आप एक बार इसका टेबल देख लें, इस फंक्शन का टेबल किस तरह से बनता है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि ये टी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपका ग्राफ जो है वो टी पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए ही सिर्फ बनेगा। मीन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही एक्चुअली ग्राफ होगा, टी की नेगेटिव वैल्यूज़ को आप एज्यूम नहीं कर रहे होंगे। फर्दर एक चीज़, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या कंसिडर करना है एंड वर्टिकल एक्सिस पे क्या कंसिडर करना है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कंसिडर कर रहे होते हैं। सो ये टी एक्चुअली हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको इंडिपेंडेंटली कुछ भी चूज़ किया जा सकता है। बट जो एस ऑफ टी है, जिसको नॉर्मली हम वाई के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज़ आवर डिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा वर्टिकल एक्सिस पे होगा। सो यस, ये इनिशियल पॉइंट थे और अब मैं इसका टेबल बना लेता हूँ। कैलकुलेटर में आपके पास टेबल की फैसिलिटी है, आप टेबल बना सकते हैं, यहाँ कैलकुलेटर से आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप जस्ट ये मोड का बटन प्रेस करें तो इसमें ये 7 पे देखें तो आपके पास यहाँ पे टेबल की ऑप्शन मिल जाती है। सो 7 प्रेस करें, यहाँ पे आपने फंक्शन इंटर करना है जिसका टेबल बनाना चाह रहे हैं। सो मेरे पास इस वक्त फंक्शन है 60 एंड माइनस 20 ओके, और लॉग ऑफ, यहाँ पे अब वेरिएबल स्टोर करना होता है। यहाँ पे टी की ऑप्शन नहीं है वेरिएबल को स्टोर करने के लिए। सो हम टी को 1 मिनट के लिए एज्यूम करेंगे कि ये एक्स है, बिकॉज मैंने टेबल कैलकुलेट करना है। सो इस वेरिएबल को आप टी कह लें, एक्स कह लें, कुछ भी नाम दे दें, वैल्यूज़ तो एग्जैक्टली सेम आएंगी। सो मैं उसके बजाय यहाँ पे एक्स इसकी जगह पे एज्यूम कर लूँगा टेबल बनाते वक्त। ओके, बट ये कैलकुलेटर से जब मैं टेबल इधर ड्रा करूँगा अपने इस आंसर में, तो मैं वहाँ पे एक्स की जगह पे टी लिख रहा हूँ। सो ये एज्यूम कर लेंगे टी और एक्स एक ही चीज़ है, ठीक है। सो यहाँ पे देखें तो हमारे पास इस कैलकुलेटर में रेड कलर में इस पैरेंथेसिस के ऊपर यहाँ पे x लिखा हुआ है, और रेड कलर की आपने एंट्रीज करनी है इस पूरे कैलकुलेटर में। तो आप अल्फ़ा रेड कलर के साथ लिखा हुआ है, सो अल्फ़ा को प्रेस करके आप ये एंट्री प्रेस करेंगे तो आपकी रेड कलर की एंट्री आ जाएगी। अदरवाइज सिंपली अगर आप बटन प्रेस करेंगे तो ये ब्लैक और वाइट एंट्रीज एंटर होंगी। अगर ये रेड वाले आपने ऑपरेशंस परफॉर्म करने तो फिर आप अल्फ़ा प्रेस करके इसको परफॉर्म करेंगे, एंड अगर आपने ब्राउन वाले ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो फिर शिफ्ट को प्रेस करके
करके ये परफॉर्म करेंगे। सो x प्लस 1, ओके, सो ये मैंने यहाँ पे फंक्शन टाइप कर लिया। अब इक्वल का बटन प्रेस करेंगे। सो नेक्स्ट वो आपको पूछ रहा है कि g ऑफ x क्या है। ये टेबल में एक्चुअली आपके पास ऑप्शन है कि आप दो फंक्शन का एट ए टाइम टेबल बना सकते हैं, कंपेयर करना चाह रहे हो अगर आप। तो मैं जी में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे पास सेकंड फंक्शन है ही नहीं। सो मैं जी का टेबल तो मुझे रिक्वायर्ड ही नहीं है। सो मैं यहाँ पे इक्वल प्रेस कर लूँगा तो ये नेक्स्ट स्टेप में चला जाएगा। सो मैं इक्वल प्रेस कर लूँगा। अब वो पूछ रहा है कि टेबल कहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो हम तो t इक्वल टू 0 से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। सो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट 1 नज़र आ रहा है आपको स्क्रीन पे। सो 0 को प्रेस करेंगे और यहाँ स्क्रीन पे जब 0 लिखा आ जाए तो आप इक्वल प्रेस कर लेंगे। अब टेबल 1 के बजाय 0 से बनेगा। नेक्स्ट वो आपसे पूछ रहा है कि एंड कहाँ पे करना है। सो एंड जैसे देख लें क्वेश्चंस में हमारे पास हमने क्वेश्चन देखा है 25 तक भी। सो मैं 30 तक लिख लेता हूँ। सो मैं 30 इंटर कर लेता हूँ। ओके फाइन। सो 0 से 30 तक, ओके, इक्वल का बटन प्रेस करूँगा तो अब नेक्स्ट स्टेप में मूव कर जाएगा। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कि स्टेप साइज़ आपने क्या चूज़ करना है, मीन कितने ब्रेक के बाद नेक्स्ट वैल्यू आनी चाहिए। मीन 0 के बाद अगला पॉइंट क्या आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 0 के बाद 1 पे आपको वैल्यू चाहिए तो उस वक्त स्टेप साइज़ 1 होगा। 0 के बाद आपको 2 पे नेक्स्ट वैल्यू चाहिए तो स्टेप साइज़ 2 हो जाएगा। 0 के बाद आपको 5 पे वैल्यू चाहिए तो स्टेप साइज़ 5 हो जाएगा। अब मैंने 0 से 30 तक कवर करना है तो मैं स्टेप साइज़ 1 तो नहीं लूँगा, बिकॉज इस केस में तो 30 डिफरेंट वैल्यूज़ आ जाएंगी जो कि मुझे नहीं रिक्वायर्ड ग्राफ बनाने के लिए। मिनिमम 5-6 वैल्यूज़ भी हों तो मैं उनके पॉइंट्स को प्लॉट करके उनको स्मूथली ज्वाइन करके एक रफ सा स्केच बना सकता हूँ। सो स्टेप साइज़ इस केस में मैं 0 से 30 तक प्लॉट कर रहा हूँ तो मैं 5 स्टेप साइज़ चूज़ कर लेता हूँ। ओके, सो 5 पे यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट 1 था, 5 एंटर किया, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ये देख लें 0 पे 60 है, 5 पे 45 है, 10 पे 39 है, 15 पे 35 है और इसी तरह 20 पे 33 है एंड 25 पे 31.5 है एंड 30 पे ये आपको वैल्यूज दिख रही है यहाँ पे। सो यस, दिस इज़ एक्चुअली द रिक्वायर्ड टेबल और अब इसके करस्पॉन्डिंग हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। सो एक्स एक्सिस पे हमने टी की वैल्यूज अज्यूम करनी है और वाई एक्सिस पे हमारे पास एक्चुअली एस ऑफ टी आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही जस्ट हमारा इंटरेस्ट है, टी नेगेटिव नहीं हो सकता, ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। सो इधर टी आ जाएगा और यहाँ पे हम मेंशन कर लेंगे एस ऑफ टी। जी, अब इसको इक्वल यहाँ पे मैंने 30 रिप्रेजेंट करना है बिकॉज 0 से 30 तक की बात हो रही है। सो ये 30 लिख लेंगे, इसका मिड जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 15 हो जाएगा। सो अब इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लें तो दिस इज़ 5 एंड दिस इज़ 10। ओके फाइन, और ये 20 आ जाएगा और इसी तरह से ये 25 आ जाएगा। वाई एक्सिस पे देखें तो मैक्सिमम मुझे 68 चाहिए, तो मैं 70 रख लेता हूँ यहाँ पे। ओके, 70 का मिड जो है वो 35 हो जाएगा एंड फिर आप इससे फर्दर देख सकते हैं कि 35 को 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो 555 के साथ आप वो ले सकते हैं। सो यस, ये 3.5 एंड 1 2 3 4 5 6 7, सो रफली ये हो जाएगा एंड देन 1 2 3 4 5 6 7। सो यस, इस तरह से अब यहाँ पे देख लें। सो ये 5 है, ये 10 है एंड दिस इज़ 20 एंड दिस इज़ 40। ओके, और फिर ये आपके पास 50 और इधर 60 आ जाएगा। सो इस तरह से आप मार्किंग कर सकते हैं 10 के स्केल के साथ और ये बीच में 35 है। सो अब आप देख लें तो 0 पे टेबल में 68 है। सो 70 से थोड़ा सा नीचे एक पॉइंट होगा 68, 0 पे 68। सो यस, ये टी 0 है। 5 पे देखें तो 52 है। सो 5 पे 50 से थोड़ा सा ऊपर कोई पॉइंट होगा। सो यस, ये 52 आ जाएगा। 10 पे देखें तो 47 है। सो 52 और ये 47 रफली ये 45 है और 47 इसके इन बिटवीन आ जाएगा।
एंड देन 15 पे देखें तो 43 है, सो 15 पे 43 यहाँ पे 40 से थोड़ा सा ऊपर 40 और 45 के बीच में आप कह लें तो ये पॉइंट आ जाएगा। एंड 20 पे 41 है, सो 40 लाइन के बिल्कुल करीब होगा और 41 थोड़ा सा ऊपर होगा, ये 40 लाइन है लेट से, और इससे थोड़ा सा ऊपर होगा। एंड 25 पे 39 है, सो 40 से थोड़ा सा नीचे। एंड देन 30 पे एक्चुअली 38 है, सो इधर का ही करके बनेगा। सो ये सब आप इनको स्मूथली ज्वाइन कर लें इन पॉइंट को, तो एक रफ सा आपको ग्राफ मिल जाएगा इस तरह से। एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि ये वैल्यूज़ 40 के अराउंड देखें सारी हैं, तो आप यहाँ पे 40 पे डॉटेड लाइन भी एक रफली अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। देख लें 20 पे ये 41 था, सो दिस रिप्रेजेंट के ये 41 40 से ऊपर है। और फिर नेक्स्ट लाइन देख लें, इससे आप इस तरह से ले सकते हैं। सो 25 पे ये 40 लाइन से थोड़ा सा नीचे है। नहीं भी बनाते तो कोई इशू नहीं है, बट इससे जस्ट ये रेफरेंस के लिए कि आपने वो वैल्यू से इसी के अकॉर्डिंगली चूज़ की है। सो 40 पे एक लाइन आप पहले लगा लें और फिर उसके करस्पॉन्डिंग आप पॉइंट लगा लें। सो यस, दिस इज़ द रफ स्केच ऑफ आवर s of t which is equal to 68 minus 20 and log of t plus 1। अब नेक्स्ट लास्ट पार्ट को देख लेते हैं, एंड डी पार्ट। एंड डी पार्ट में हमसे क्या पूछा जा रहा है उसको जल्दी से अटेम्प्ट कर लेते हैं। आफ्टर व्हाट टाइम द एवरेज स्कोर इज़ 50। सो वो टाइम क्या होगा जब एवरेज स्कोर 60 है। सो टी इज़ अननाउन और एवरेज टाइम जो गिवन है वो हमें 50 है। सो एस ऑफ टी की जगह पे 50 पुट कर लेंगे, राइट साइड पे 68 माइनस 20 एंड लॉग ऑफ टी प्लस 1 है। सो अब 20 को इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे, log ऑफ t प्लस 1 इक्वल टू 68 माइनस 50। ओके, अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करें, सो दिस इज़ 18 और 20 को भी डिवाइड कर लें एंड log ऑफ t प्लस 1। अब यहाँ से हमने t फाइंड करना है, सो इस log को रिमूव करना पड़ेगा। सो इसके लिए एंटी लॉग लेना पड़ेगा, और log विद बेस 10 का एंटी लॉग जो है वो क्या है 10 रेज़ पावर। सो आप ये कह लें कि एंटी लॉग ले लेंगे, और एंटी लॉग लेने का मतलब ये है कि इसे आप 10 की पावर में लिख लेंगे, और इसी तरह राइट साइड पे भी 10 की पावर में लिख लेंगे। ये देख लें, मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको कैसे, कि अगर सपोज़ आपने y इक्वल टू ई की पावर में x है, तो आप इस x को अगर फाइंड करना चाहें तो आप क्या करते हैं, दोनों साइड पे इस के करस्पॉन्डिंग लॉग ले लेते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी क्या है कि लॉग जब इस पे अप्लाई होता है तो ये जो x है ये पावर से नीचे आ जाता है, और इस केस में आपके पास log ऑफ e बचता है, और ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे होते हैं, इसकी वैल्यू 1 होती है, log e इज़ इक्वल टू 1। सो log ऑफ y इक्वल टू x बच जाता है। सो अब अगर लेट्स से इसके उलट हो, सपोज़ आपके पास log गिवन है और मैं log जानबूझ के सपोज़ x एज्यूम कर रहा हूँ, और इसमें कोई अननोन है एंगल, और यहाँ पे आपको सपोज़ इसकी वैल्यू 17 के 1 है। सो अब आपने इसके बीच में ये क्या वैल्यू होगी, एंगल में क्या सेट करूं, आर्गूमेंट क्या सेट करूं कि लॉग उस पर अप्लाई हो के आंसर 70 आए। तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, लॉग का एंटी लॉग लेना होता है, और इस जो लॉग LOG कॉमन लॉग है इसका एंटी लॉग 10 के साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। सो आप इसको 10 की पावर में लिख लेंगे, इसी तरह राइट साइड पे भी इसको 10 की पावर में लिख लेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये log और 10 जो हैं ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, और 10 इक्वल टू एंड t इक्वल टू हमारे पास 10 पावर 17 आ जाएगा। इसी तरह लेट से नेचुरल लॉग की एंगल में t है और इसका आंसर लेट से 3 है, तो आपने t कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, इसको e की पावर में लिख लेंगे दोनों तरफ। आप ये कह लें कि e की पावर्स आप ले लेंगे, बिकॉज log ऑफ t इक्वल टू 3 है, तो आप e पावर log ऑफ t लेंगे तो वो भी e पावर 3 के इक्वल होगा। नेक्स्ट स्टेप में ये एक दूसरे को बैलेंस आउट कर लेंगे, बिकॉज ये एक दूसरे के एंटी हैं, सो t इक्वल टू e पावर 3 आ जाएगा। सो एग्जैक्टली यही काम यहाँ पे किया है। LOG है, इसकी बेस 10 है, सो मैं 10 की पावर में लिख लूँगा। log ऑफ e हो उसकी बेस
ई होती है सो मैं ई की पावर में लिख लूँगा। log विद बेस 2 होता है तो आप इसे 2 की पावर में लिख लेते। log विद बेस 3 होता है तो आप इसे 3 की पावर में लिख लेते। अब ये एक दूसरे को बैलेंस आउट कर लेंगे और ये आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से t+1 की वैल्यू आ जाएगी। सो t+1 इक्वल टू 10 रेज़ पावर, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो 9/10 आ जाएगा। अब मैं यहाँ से t की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। दिस इज t पावर 9/10 एंड -1। सो t इक्वल टू, so this is actually 6.94. So when t is 6.94 months, obviously साथ में यूनिट लिखना है तो months, मीन अप्रॉक्सीमेटली 7 month जो एवरेज स्कोर है वो 50 हो जाएगा। सो यस, दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट पे गिवन है इफ p ऑफ t इक्वल टू p नॉट e पावर kt डिनोट्स द ग्रोथ फंक्शन ऑफ ऑयल। सो ये ग्रोथ फंक्शन है, ऑब्वियसली यहाँ से नज़र आ रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और ग्रोथ फंक्शन किस बेस पे बोल रहे हैं मैं अभी इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ऑयल की ग्रोथ फंक्शन है, ऑयल की डिमांड या ऑयल की प्रोडक्शन आप इसे कह सकते हैं। ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है किसी कंपनी में और उसके लिए ये फंक्शन एक्चुअली गिवन है। आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो फिर हमें फर्दर भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट ऑफ डिमांड, ओके, ऑब्वियसली यहाँ पे ये समझ आ रही है कि ये एक्चुअली डिमांड फंक्शन है। फॉर ऑयल इज़ 10% पर ईयर। तो जो आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट गिवन है वो 10% है। इसका क्या मतलब हुआ, मैं अभी इसे एक्सप्लेन करता हूँ। व्हेन विल द डिमांड बी डबल। सो आपसे वो पूछा जा रहा है व्हेन विल का मतलब है कि टाइम क्या है जब डिमांड जो है वो डबल हो जाएगी। सो मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ कि ये p ऑफ t जो है p नॉट एंड e पावर kt फंक्शन है। जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, सो मैं इसको लेट से kt बोल देता हूँ, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही ग्रोथ को भी रिप्रेजेंट कर सकता है और डिके को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। इवन बेस में कोई सा भी कांस्टेंट हो सकता है। यहाँ पे लेट से हम a रख लेते हैं, ज़रूरी नहीं है कि e ही हो, a भी हो सकता है, a कैन बी एनी कांस्टेंट। अगर k ग्रेटर देन 0 हो तो ये ग्रोथ होगी और ये जो यहाँ t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर ये लेस देन 0 हो तो ये डिके होगा। सो इस वक्त ग्रोथ हो रही है, सो इसका मतलब ये है कि ये k पॉजिटिव है और अगर डिके होगा तो इसका मतलब ये है कि ये k नेगेटिव होगा। फर्दर ग्रोथ रेट की बात हो रही है और ग्रोथ रेट 10% गिवन है और इसका मतलब ये हुआ 10% को जब मैं नंबर्स में कन्वर्ट करूँगा तो 10 इंटू परसेंट की जगह पे 1/100 लिखेंगे और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 0.1 आ जाएगा। और ग्रोथ रेट एक्चुअली मतलब क्या होता है, इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये जो k कांस्टेंट है ये एक्चुअली ग्रोथ रेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सो यस, k की वैल्यू आपके पास एक्चुअली 0.1 है और पॉजिटिव है, इसका मतलब है ये ग्रोथ होगी। सो मैं अगर इस फंक्शन को k की वैल्यू पुट करूँ तो ये आपके पास आ जाएगा p नॉट एंड e पावर 0.1 इंटू टी। यस, इसमें p नॉट क्या चीज़ है, अगर टाइम को 0 पुट कर लें 1 मिनट के लिए, आप एज्यूम कर लें कि ये टाइम 0 है, सो उस केस में ये e पावर 0 बन जाएगी और e पावर 0 का मतलब ये है कि ये 1 हो जाएगा और लेफ्ट साइड पे भी p ऑफ 0 आ जाएगा। मीन प्रोडक्शन या डिमांड आप उसको कह सकते हैं एट 0, वो एक्चुअली p नॉट हो जाएगी। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो p नॉट है ये इनिशियल कंडीशन गिवन है, इनिशियल सिचुएशन गिवन है। सो व्हाट इज़ ग्रोथ इनिशियली। अब आपने बात करनी है कि आपकी डिमांड या ये जो प्रोडक्शन है वो एक्चुअली डबल हो गई है, तो इसका मतलब भी हुआ कि जो लेफ़्ट साइड पे जो आप p ऑफ t कंसिडर कर रहे हैं ये इनिशियल के डबल होगी। सो आप इसे 2p नॉट पुट कर लेंगे एंड इक्वल टू p नॉट एंड e पावर 0.1 एंड देन t। आपने फाइंड क्या करना है, t फाइंड करना है जब ये डबल हो जाए। ये डबल के लिए यहाँ पे 2t लिख रहे हैं, अगर इधर ट्रिपल होगा तो फिर 3t लिख लेंगे। अगर वर्डिंग में लिखा हो कि ये 4 टाइम इंक्रीज हो गई है तो 4p नॉट आ जाएगा। जी, अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, p नॉट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो e पावर 0.1 एंड t इज़ इक्वल टू 2 है। अब पावर में अननोन है, जब भी पावर में अननोन होगा हम लॉग अप्लाई
अप्लाई करेंगे। सो यहाँ से मैं ये दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर सकता हूँ। नेचुरल लॉग बेस्ट रहेगा, ई बेस है इस वक्त, अदरवाइज़ आप 10 वाला लॉग भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सो ई की पावर में 0.1 एंड टी आ जाएगा। इसी तरह राइट साइड पे भी लॉग अप्लाई कर लेंगे, सो log ऑफ 2। अब ये जो पावर में वेरिएबल था लॉग अप्लाई करने का बेनिफिट ही यही हुआ कि लॉग की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए आप इसे नीचे स्टार्ट में शिफ्ट कर सकते हैं। सो 0.1 टी एंड log ऑफ ई आ जाएगा इनटू log ऑफ ई इज इक्वल टू log ऑफ 2। log ई हमेशा 1 होता है, अदरवाइज अगर आपको याद नहीं भी है तो कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो टी की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूं तो वो log ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 0.1 आ जाएगा, जिसे सिंप्लीफाई करके हम 10 log ऑफ 2 भी लिख सकते हैं। यस, अब log ऑफ 2 की वैल्यू कैलकुलेटर से आप फाइंड करें और उसे 10 से मल्टीप्लाई करें। सो दिस थिंग इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 6.93। सो t इक्वल टू 6.93। यस, ये पर ईयर की बात हो रही है। सो इसका मतलब है कि ये इतने ईयर्स में जो भी डिमांड है वो डबल हो जाएगी। सो इनिशियली लेट्स से आप 100 गैलन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो 6.93 में ये 200 की डिमांड हो जाएगी गैलन्स की। सो आपको 200 गैलन्स जो हैं वो प्रोड्यूस करने पड़ेंगे ऑयल के। सो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन था, इसमें इतनी कोई मुश्किल बात नहीं थी। सो आप इजीली इसको कंप्लीट कर सकते हैं। Okay, so now question number 8, last question of this exercise. So question number 8 की statement देख लेते हैं। Approximately 2/3 of all aluminum cans distributed are recycled per year. So इसका मतलब ये हुआ कि आप लेट्स से जितने भी कैन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एल्यूमिनियम कैन, आप इसको कह सकते हैं ये पेप्सी कैन है या सपोज कोका कोला कैन है, ये जितने भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं उसमें से 2/3 जो है वो रिसाइकल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 3 कैन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो इसमें से 2 जो है वो रिसाइकल हो जाते हैं और 1 वेस्ट हो जाता है पर ईयर। ओके, हर साल में यही फिगर रहती है, अप्रॉक्सीमेट किया गया। A beverage company distribute to 50,000 cans. So एक कोई कंपनी है जो कि एक्चुअली प्रोड्यूस कर रही है कैन, उसने ये 250,000 2.5 लाख कैंस जो हैं वो एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। The number still in use, ओके ये इंपॉर्टेंट है, the number still in use after t years, और उसका हमें फंक्शन गिवन है n ऑफ t। सो n ऑफ t को कैसे डिफाइन किया हुआ है, 250,000 ये इनिशियली जो अमाउंट थी जो कि डिस्ट्रीब्यूट किए गए ये वो आ गए, एंड 2/3 मेन जो रिमेनिंग बच रहे हैं वो कितने हैं, टोटल 3 थे, तो आपने उसमें से रिमेनिंग जो बचे वो 2 बच गए। सो अगर लेट्स से आप इसको जनरली बात करना चाहें तो 2/3 हैंड पावर में टी रिप्रेजेंट कर रहा है और टी का यूनिट ईयर्स होगा। सो किसी भी साल बाद लेट्स से 1 ईयर बाद कितने कैन बच जाएंगे वो आप इस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। टी की वैल्यू 1 पुट कर लेंगे तो देख लें इनिशियल अमाउंट का 2/3 बच जाएगा। अगर इसी तरह आप टी की जगह पे 2 पुट कर लें तो इनिशियल अमाउंट को 2/3 एंड देन पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इनिशियल अमाउंट की बच जाएंगे। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आफ्टर हाउ मैनी ईयर विल 60,000 कैन विल बी स्टिल इन यूज़, मतलब वो जो रिमेनिंग कैन बच गए हैं जो कि यूज़ में वो 60,000 हो जाएंगे। सो आपने वो टाइम फाइंड करना है, हाउ मैनी ईयर्स का मतलब है कि वो टाइम क्या होगा, व्हाट इज़ द टाइम जब 60,000 अभी भी स्टिल यूज्ड में होंगे जो इनिशियली डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे उसमें से। और सेकंड पार्ट में देखें तो उसमें भी कुछ इसी तरह की स्टेटमेंट है, आफ्टर व्हाट अमाउंट ऑफ टाइम, वही सेम बात है, टाइम के बारे में पूछा जा रहा है। विल ओनली 1000 कैन बी इन यूज, जिसमें 1000 कैन जस्ट बच रहे होंगे। सो दोनों एक ही तरह से हैं। सो मैं फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेता हूँ। सो n ऑफ t इज़ इक्वल टू 250,000 एंड इंटू 2/3t, ये फंक्शन हमें गिवन है। सो हमें 60,000 लेफ़्ट साइड पे पुट कर लेना है बिकॉज टाइम हमने फाइंड करना है
कि वो टाइम क्या होगा जब नंबर ऑफ कैन जो हैं जस्ट 60,000 रह जाएंगे जो कि इन यूज़ हैं, और हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो यस, टी फाइंड करना है तो टी वाली टर्म को 2/3 टी एक तरफ कर लेते हैं एंड 60,000 को आप 250,000 के साथ डिवाइड कर लेंगे। सो 250,000 के साथ जब आप डिवाइड करेंगे, सो इनको फर्दर सिंप्लीफाई करें, सो ये 6 डिवाइडेड बाई 25 बच जाएगा। अब ये पावर में टी है जो कि अननाउन है। सो पावर से जब भी अननाउन फाइंड करना होता है तो आप लॉग ले लेते हैं। सो दोनों तरफ लॉग ले लें। सो लॉग ऑफ 2/3 पावर टी इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ 6 डिवाइडेड बाई 25। सो ये पावर से टी नीचे आ जाएगा और यहाँ पे लॉग ऑफ 2/3 बचेगा जो कि टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सो आप इसे दूसरी तरफ शिफ्ट करके डिवाइड कर सकते हैं। सो टाइम आप कैलकुलेट कर सकते हैं, टॉप पे आ जाएगा लॉग ऑफ 6 डिवाइडेड बाई 25 डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 3। जी, इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें। सो दिस थिंग इज़ इक्वल टू 3.519 है, जिसको 3.52 कर लेते हैं। सो इतने ईयर्स बाद ये जस्ट 60,000 बच जाएंगे। सो ये फर्स्ट पार्ट था। बी पार्ट भी इसी तरह से ही है, इसी के एग्जैक्टली पैरेलल है। अब आपने 60,000 के बजाय 1,000 पुट कर लेना है, बाकी सारी कैलकुलेशन एग्जैक्टली उसी तरह से रहेंगी। सो 2/3 एंड टी। सो यहाँ से अगर आपने टी फाइंड करना है, सो आप 250,000 को दूसरी तरफ डिवाइड कर लें। सो यस, अगर आपने यहाँ से आप टी फाइंड करना है, सो आप 250,000 को दूसरी तरफ डिवाइड कर लें। सो 2/3 पावर टी इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 250,000। सो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो यहाँ से आपके पास 1 डिवाइडेड बाई 250 आ जाएगा। सो टी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो एग्जैक्टली इसी के पैरेलल आप दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। सो लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 3 पावर टी है, टी स्टार्ट में आ जाएगा और इधर भी लॉग आ जाएगा। सो लॉग ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 250। ओके, सो टी इक्वल टू लॉग ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 250 डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 3। जी, अब आप इसको कैलकुलेटर से बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली तो 13.6 ईयर बाद जो कैन्स हैं, टोटल 250,000 जो कैन डिस्ट्रीब्यूट किए थे, उसमें से जस्ट 1000 कैन जो है वो बच रहे होंगे, बाकी सारे के सारे वेस्ट हो जाएंगे। सो इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 को डिटेल में डिस्कस करेंगे।